अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। यौम दिफ़ा के मौके पर आज का ये खुसूसी प्रोग्राम, एक खुसूसी नशिस्त जुर्रतों के निशान के साथ मैं हूँ नादिया नकी। आज पूरे दिन हमने देखा बड़े भरपूर तरीके से यौम दिफ़ा मनाया जा रहा है, बल्कि ये कहना गलत ना होगा कि सितंबर के आगाज़ से ही वो लहू ना सिर्फ वो गर्म तो रहता ही है अफवाज पाकिस्तान के हर सिपाही का, लेकिन पूरी कौम का ज़्यादा गर्म, ज़्यादा जज्बा हमें नज़र आता है। आप सबको यौम दिफ़ा बहुत बहुत मुबारक हो। आज के दिन हमें याद दिलाता है कि हम आज़ादी से सांस ले रहे हैं अपने इस मादरे वतन में, क्योंकि हमारे बहादुर सपूत, हमारे वो गाजी, हमारे वो शुहदा हर घड़ी चौकन्ना रहकर हमें एक आज़ाद फ़िज़ा देते हैं। आज हम सलाम पेश करते हैं तमाम शुहदा को, सलाम पेश करते हैं तमाम गाजियों को, सलाम पेश करते हैं अपने तमाम बहादुर सपूतों को जो सरहदों पर 24 घंटे चौकन्ना है, जो दुश्मन की मैली आंख इस मादरे वतन तक देखने भी नहीं देते और हर घड़ी दिफा के लिए तैयार हैं। सलाम पेश करते हैं मकबूजा कश्मीर में अपनी उन तमाम माओं को, बहनों को, बुज़ुर्गों को, भाइयों को, उन बच्चों को जो कि सीना सिपर हैं भारतीय जाहरियत के सामने। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराऊंगी, लेकिन आज की नशिस्त में जुर्रतों के निशान में होगा क्या। न सिर्फ 65 की जंग, 71 की जंग के शोहदा को हम सलाम पेश कर रहे हैं, बल्कि अब तक दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में जितनी शहादतें हुई हैं उन सब को भी खराज तहसीन हमारा सलाम भी है, खराज तहसीन भी पेश कर रहे हैं। और हम कुछ मोमेंट्स जो हैं उनको रिलीव भी करना चाहेंगे। कुछ शोहदा की फैमिलीज़ को भी हमने अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है, कुछ अपने उन सीनियर रिटायर्ड ऑफिसर्स को इनवाइट किया है जो कि काफ़ी ऑपरेशंस के हवाले से, बैटल्स के हवाले से हमें बता सकते हैं और जो मौजूदा सिचुएशन है उसके हवाले से भी बताएंगे। हमारे यंग ऑफिसर्स भी आज की इस प्रोग्राम में हमारे साथ होंगे। तो इस वक्त जो पैनल मेरे साथ मौजूद है, मैं तारुफ कराती चलूँ। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड आबिद राव साहब, आप सब इनको जानते हैं। डिफेंस एनालिस्ट के तौर पर आप इनको देखते हैं, न सिर्फ बल्कि मैं कहूँगी कि अपनी 35 साला फाइटर पायलट की जो इन्होंने सर्विस अंजाम दी वो ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि आज ये दिफा करते हैं अपनी ज़बान से, न सिर्फ हमारे मीडिया पर, पाकिस्तान पर, बल्कि ज़राए अबलाग के हर चैनल पर आप इनको सुन सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है वेरी यंग स्क्वाड्रन लीडर नवीद, आपका बेहद शुक्रिया। उनके साथ एक बड़ी यंग सी खातून हैं, ये हैं लेफ्टिनेंट कमांडर पाकिस्तान नेवी हफ्सा। थैंक यू सो मच कि आप हमारे साथ हैं। सलाम है आप लोगों को। हमारे साथ एक छोटे भाई और बहन मौजूद हैं, और किसके मौजूद हैं मैं आपको बताती चलूँ। फ़्लाइट लेफ्टिनेंट अफजल जमाल शहीद की फैमिली है ये, जो 71 की जंग में जाम शहादत इन्होंने नोश किया था। नसीम इमरान साहिबा, थैंक यू सो मच कि आप हमारे साथ हैं। और अकमरुद्दीन सिद्दीकी साहब, आपका बेहद शुक्रिया। मेरे ख़्याल से कि शुहदा की फैमिली से मिलकर जो खुशी होती है, और मेरे ख़्याल से वो जो जज्बा हम जिसका ज़िक्र करेंगे आज, उससे ज़्यादा आप लोगों से हमें समझ में आता है कि वो जज्बा क्या होता है। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है कॉमोडोर रिटायर्ड उबैदुल्ला साहब, तमग़ा इम्तियाज़, सितारा इम्तियाज़, आपका बेहद शुक्रिया। और जब हम पाकिस्तान नेवी के किसी भी रिटायर्ड ऑफिसर को बुलाते हैं तो ऑपरेशन द्वारका के हवाले से हम ज़रूर सुनना चाहेंगे, क्योंकि हमारे बच्चों को भी पता होना चाहिए कि वो कौन कौन सी ऐसे महाज थे जिन पर हमारी जो अफवाज पाकिस्तान हैं, जो हमारी फोर्सेस हैं, वो किस तरह से उन्होंने दुश्मनों का सामना किया। तो सबसे पहले तो गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी कि 65 की जंग में हाउ यंग यू वर। 65 की जंग में मैं क्लास 9th का स्टूडेंट था। अच्छा। एयरफोर्स के ही पब्लिक स्कूल लोटोपा में मैं उस वक्त पढ़ रहा था जब ये जंग हुई। तो टीवी नहीं था हमारे स्कूल में, अखबारों पे और रेडियो पे ही पता चलता था, और जो हमारे टीचर्स थे कि जंग होने वाली है, ये टेंशन बढ़ रही थी। तो लेकिन उसके बाद एज ए स्टूडेंट, बिकॉज हर जंग एक दौर में आके हिस्ट्री का हिस्सा बन जाती है। बिल्कुल ठीक। तो उससे अगर अच्छे लेसन्स ना आप ड्रॉ करें तो फिर अगली जंग में वही गलतियां आप दोबारा करते हैं। बहैसियत आर्म फोर्सेस, बहैसियत एक नेशन के। तो इसलिए उस जंग को मैं अब एज ए स्टूडेंट अगर देखूं, जो हमारी एयरफोर्स ने किया वो तो दुनिया आज गुण गाती है उसके। और हमने 27 फरवरी को भी उसका मुजाहरा किया। ये वो एयरफोर्स है जिसको असगर खान ने ट्रेन किया,
जिसको नूर खान ने जंग लड़वाई, और ये वो लेगेसी चल रही है जिसने सरफराज रफ़ीकी पैदा किया, जिसने एम आलम पैदा किया। और आज इन बच्चों को देख के, मैं ये JF-17 के पायलट हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि वो जज्बा, वो वैल्यूज़ ट्रेनिंग की जो है वो इनकी आंखों में नज़र आती है। तो आप ग्रेड 9 के स्टूडेंट थे, मैं सिर्फ ये पूछना चाहूंगी, हैड यू बाय दैट टाइम थॉट कि आप एयरफोर्स का हिस्सा बनने जाएंगे, एक फाइटर वो पायलट तो बन जाएंगे? देखिए, फाइटर पायलट तो बनना हमारी तो ख्वाहिश थी, लेकिन सब बन नहीं पाते। लेकिन मैं वो खुशकिस्मत था, हमारी क्लास से मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन आई एयरफोर्स में, जिन्होंने बहुत सर्व किया। हमारा एक बैचमेट एयरफोर्स का चीफ भी बना। तो कहने का मकसद ये, आए तो हम इसी नुक्ता नज़र से थे, और वो एयरफोर्स का स्कूल था। तो ये सरगोदा और लोटोपा 2 हुआ करते थे। तो हमारी थोड़ी थोड़ी मोटिवेशन उस वक्त से चलती थी कि एयरफोर्स में जाना है, एयरफोर्स क्या एक्सपेक्ट करती है, कैसी लाइफ होगी, कैसा माहौल होगा, और हमें क्या कुछ करना होगा और क्या नहीं करना होगा। सही। तो अच्छा, 65 वॉर जब हुई, तो मतलब उससे मैं उसको एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री जब एनालाइज करता हूँ, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि हमारी कौम में वो कॉन्फिडेंस आ गया कि हम छोटा होते हुए, आउटनंबर्ड होते हुए इंडिया को होल्ड कर सकते हैं। वरना सन 47 में जब पार्टीशन हुई, इंडिया ने हमारे पैसे नहीं दिए ताकि इकोनॉमिक कोलैप्स हो जाए। हमारे 55 करोड़ रुपए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आज तक नहीं पे हुए। उस वक्त के हमारे आर्म फोर्सेस का जो हिस्सा था वो हमें नहीं मिला, बिकॉज वल्लभ भाई पटेल जैसे लोग थे वहाँ पे, जिन्होंने कहा पाकिस्तान को इतना कमज़ोर रखे मिलिटरीली कि ये कभी भी इंडिया के सामने सर ना उठा तो सके। 65 की जंग ने हमें ये हमें वो हौसला दिया कि आउट नंबर्ड, आउट साइज जो भी हो, कमी के बावजूद अगर आपके पास जज्बा हो, अगर आपके पास लीडरशिप सही हो, इंडिया आपको फतेह नहीं कर सकता। चले, इसी बात पर हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे, प्रोग्राम जुर्रतों के निशा में जो हमारे दीगर खुसूसी मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। नॉट टू फॉरगेट अबाउट द जज्बा, जैसे JF-17 का जिक्र किया, जो कि मेरे ख्याल से हमारे लिए एक फ़ख्र है, उस पर भी बात करेंगे। और हमारी जो शोहदा की फैमिली यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। नेवी के ऑपरेशन पर भी बात करेंगे। कहीं मत जाइए, देखते रहिए जुर्रतों के निशान।
आज के दिन में हमें कभी नहीं भूलना चाहिए है। मैं सलाम पेश करूंगी तमाम शुहदा की माओं को, क्योंकि उनकी अज़मत को जितना सलाम दिया जाए कम है। जिन्होंने अपने सपूतों को कौम के लिए कुर्बान कर दिया, वो जज्बा ही कुछ अलग होता है जो मेरे ख़्याल से सिर्फ़ कोई शुहदा की फ़ैमिली ही हमें बता सकती है। और इसीलिए आज जुर्रतों के निशा में हमने शुहदा की फ़ैमिली को भी यहाँ पर मदऊ किया है। इससे पहले कि मैं आप लोगों से बात कर सकूँ और फ़्लाइट लेफ्टिनेंट अफजल जमाल शहीद साहब के हवाले से जान सकूं, मैं चाहूँगी कि कॉमोडोर रिटायर्ड उबैदुल्ला साहब, थैंक यू सो मच कि आज के प्रोग्राम में आप भी तशरीफ़ लाए। पहले मैं इसलिए अपने सारे जो सीनियर्स हैं हमारे, उनसे ये जानना चाह रही हूँ कि 65 की जंग में आप कहाँ थे? उस वक्त स्टूडेंट थे आप भी क्या? और कौन सी वो जंग थी जिसमें बाकायदा आपने हिस्सा लिया? एयर मार्शल साहब की तरह मैं भी एक स्टूडेंट था 1965 में, और 8वीं 9वीं क्लास का स्टूडेंट था। सो वी आर रियली एज मेट्स। और लेकिन 65 वॉर को जब हम देखते हैं तो उसमें 3 ऐसी चीज़ें हैं जो कभी भूलती नहीं हैं, और वही जंग जीतने की चाबी है। अंदरूनी माहौल क्या था पाकिस्तान का, चाहे वो तालिब इल्म हो, आम आवाम हो, फौज हो, वो सब के साथ एक सीसा प्लाई दीवार थे। अरे क्या मौसीकार, क्या गुलकार, क्या राइटर, क्या सिंगर, गाने तो वो हम नहीं भूल सकते। उन्होंने तो फर्दर जेल कर दिया। तो ये हालात थे अंदरूनी हमारे कि हम मिनहसुल कौम एक थे। बैरूनी हालात क्या थे, यानी इंटरनेशनल एनवायरनमेंट क्या थी जिसने हमें हेल्प किया? वो ये थी कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड हमारी फेवर में थे, और बहुत सारे मुल्कों ने तो हमें फिज़िकली इमदाद दी, या ये कहना चाहिए खुलकर सपोर्ट में आए। सदर सुइकार्नो थे इंडोनेशिया में, वो पाकिस्तान से ऐसी मोहब्बत करते थे, उन्होंने अपनी सबमरीन को जो इंडोनेशिया के बाहर पानी में ऑपरेट कर रही थी, ऑर्डर दिया इसके बजाय कि आप वापस आएं इंडोनेशिया, गो एंड प्रोसीड टू पाकिस्तान। उसी वक्त जैसे ही जंग शुरू हुई, सुइकार्नो ने सारी अपनी सबमरीन पाकिस्तान की तरफ रवाना कर दी। दूसरी बात ये, ईरान ने हमारी फुल सपोर्ट की इक्विपमेंट से, वेपन से। और तीसरी तरफ देखें, हालत ये थी कि मलेशिया में इंडियन कौंसलेट था, इंडियन हाई कमीशन था, उसके सामने मलेशियन ने जाके पाकिस्तान की हिमायत में और इंडिया की मुखालफत में वहाँ पर प्रोटेस्ट किया ज़बरदस्त। तो डोमेस्टिक एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट सब आपके फेवर में थी। तीसरी बात क्या थी, क्या जज्बा था, क्या जुनून था। वो जज्बा और जुनून से हमने कभी अददी बुनियाद पे तो जंग लड़ी नहीं। एयर मार्शल साहब ने बताया ना, फोर्स कितनी हो और कितनी बड़ी और छोटी, हमारे लिए वो बिल्कुल माने नहीं रखती थी। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का रेशो उस वक्त भी 1:2.5 था, और पाकिस्तान नेवी को अगर स्पेशली देखें 1:3.5 की रेशो थी। मगर हमने जाके उनके घर में उनको मारा, उनको तबाह बर्बाद किया। ये थी जनरल एनवायरनमेंट ऑफ 65 वार कि जिसकी जो अवामिल थे, फौज के जो हमारे एयरफोर्स ने ज़बरदस्त हमें मालम साहब ने काम किया, इसी तरह आर्मी में जो जवान और ऑफिसर्स थे, और इसी तरह नेवी ने किया। तो इससे पहले कि हम स्पेसिफिक ऑपरेशन पे आएँ, ये समझना ज़रूरी है कि हमारा जोश, जज्बा, इंटरनल सिचुएशन ये अभी भी कम नहीं है। ये जोश और जज्बा अगर हम अभी देखें तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी दुनिया में कौम जो हैं, जो कौमें हैं, वो अपने अफवाद से इतनी मोहब्बत करती हैं जितनी पाकिस्तानी कौम करती है। जैसे इन्होंने कहा कि जंग हर महाज पे लड़ी जाती है, डिप्लोमेटिक फ्रंट है। बिल्कुल सही। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 65 वॉर से पहले वहाँ दौरे किए। मैं इनकी इस बात को ऐड कर दूँ कि इंडोनेशिया में उन्होंने सबमरीन भेजी, और जकार्ता में इंडियन हाई एम्बेसी को आग लगा दी थी मॉब ने, और वो सफारती लिहाज से हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी, जो 65 के बाद 71 में नहीं हुई, जो उसके बाद फिर हम उसकी तलाश में हैं कि वो भी किया जाए। और जब भी अगर जंग हो हिंदुस्तान के साथ, देखिए उस जज्बे को
आई विल से कि जैसे फ़ायदा तो ये हुआ कि हमें वो एज ए नेशन कॉन्फिडेंस आ गया। नंबर 2 फ़ायदा उसका ये हुआ, हमारे अपने पाकिस्तानी शहीद हमें मिल गए एज हीरोज़। वरना मोहम्मद बिन कासिम पे, तारिक बिन ज़ियाद पे, सलाउद्दीन अयूबी पे फ़ख्र करना ठीक है इन द लार्जर पर्सपेक्टिव, बट वो इस कौम के हीरो नहीं थे, इस जिसने इस पाकिस्तानी कौम को बचाया हो किसी उसमें। तो जो लोकल हीरो होता है ना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, उसको याद रखना कि इसने इस मुल्क के लिए, मेरे लिए जान दी है, मेरे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए अपनी जान दी है, इसकी कदर और ज़्यादा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, उसका अब इसका हमें नुकसान क्या हुआ ये भी देख लें। हिंदुस्तान पे जब भी कोई नॉर्थ वेस्ट से इन्वेजन आती थी ना, वो दिल्ली जाके रुकती थी। उनका वो खौफ मिट गया कि दिल्ली अब उनका नॉर्थ वेस्ट इन्वेजन से महफूज हो गया। सही। नंबर 2 देखिए, अनफॉर्चुनेटली 65 के बाद हमारा पेट्रियोटिज़म जो है ना, हुब्बुल वतनी का जज्बा, वो इंडिया स्पेसिफिक हो गया है। आपको ऐसा लगता है? मुझे लगता है बिकॉज हुब्बुल वतनी में तो सड़क पे डिसिप्लिन भी काउंट करता है, झूठ ना बोलना भी करता है, मिलावट ना करना भी करता है, नेशनल इंटेग्रिटी भी हुब्बुल वतनी का हिस्सा है। जिसे आप ब्रॉडर सोशल साइंस में नेशन बिल्डिंग कहें ना, तो आर्म फोर्सेस तो उसका एक छोटा सा हिस्सा है। तो जंग तो 25-30 साल में एक दफ़ा होती है, बाकी 12 महीने जो है उतने साल तो आपको रोड साइड पे पेट्रियटिज्म नज़र आना चाहिए कि इस मुल्क को हम गंदा ना करें। आज कराची का सबसे बड़ा मसला गंदगी है और लोग कहते हैं कोई इसको ओन नहीं करता। ये भी आ जाएगी, बहुत जल्द आ पेट्रियटिज्म में जाएगी। जब आप वतन से मोहब्बत करते हैं ना, तो उसकी हर चीज़ को आप ठीक रखना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही आपने कि जब आप वतन से मोहब्बत करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ जंगों में जंग नहीं है, हाँ। जंग नहीं, नहीं है जंग भी या इंडिया इंडिया से- स्पेसिफिक नहीं है, सिर्फ इंडिया स्पेसिफिक बल्कि क्यों? अपने वतन के लिए काम करना, अपने वतन को साफ रखना, अपने वतन को बिल्कुल अपना घर समझना, ये सबसे ज़्यादा अहम बात होती है। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, दिल तो बिल्कुल नहीं चाह रहा, क्योंकि मैं जानना चाहूँगी कि फ़्लाइट लेफ्टिनेंट अफजल जमाल शहीद साहब कैसे बेटे थे, कैसे भाई थे, किस तरह उन्होंने एयरफोर्स ज्वाइन किया, और जब उन्होंने जाम शहादत नोश किया उसके बाद जो उनकी फैमिली ने फेस किया होगा, जिस तरह से उस ज़माने में लोग आकर सलाम पेश करते होंगे, जो फ़ख्र का मुकाम होता है, वो हम इनकी ज़बानी सुनते हैं राइट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। क्या डर क्या वहम क्या खौफ से, जिस पुश्त पे लाख दुआएं हो वेलकम बैक। ज़रूरतों के दिशा में यौम दिफा के मौके पर अपने हाजिर सर्विस और हमारे जो रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर्स हैं और हमारी जो शहदा की फैमिली है, उनके साथ हम गुफ्तगू कर रहे हैं ताकि आप भी जान सकें कि जज्बा क्या होता है, जज्बा हुब्बुल वतनी क्या होता है, बहैसियत मिन हैसुल कौम 65 में 71 में लोगों का जज्बा क्या था, और आज के मुनासबत से भी हम वो जज्बा क्या देखते हैं अपनी इस कौम में या नहीं देखते। मैं आप लोगों को सलाम पेश करती हूँ। फ़्लाइट लेफ्टिनेंट अफजल जमाल शहीद की फैमिली हमारे साथ है। नसीम इमरान साहिबा, आप उनकी बहन हैं, और अकमलुद्दीन सिद्दीकी साहब, आप उनके भाई हैं। छोटे भाई या बड़े भाई? छोटे भाई। तो क्या वो सबसे बड़े थे? नहीं, वो नंबर 2 थे। नंबर 2 थे। एंड द ओनली पर्सन टू गो, द ओनली फैमिली मेंबर या ओनली सिबलिंग टू गो टू द फोर्सेस? जी, मेरी फैमिली में तो वही थे, लेकिन मेरे फादर रॉयल एयरफोर्स में थे। अच्छा। पार्टीशन से पहले। अच्छा। और वैसे फैमिली में काफ़ी लोग हैं आर्म फोर्सेस में। मेरे अपने हस्बैंड भी एक्स आर्मी हैं। ओके। और मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, और मेरे एक खालू थे। तो फैमिली में आर्म फोर्सेस का और एयरफोर्स का काफ़ी। एयरफोर्स में ही वाज द फर्स्ट वन इन द फैमिली। अच्छा, एयरफोर्स में सबसे पहले थे? सबसे पहले पायलट, मतलब सबसे पहले। फाइटर जिस पायलट। वक्त उन्होंने जाम शहादत नोश किया, क्या उनकी उम्र थी? 26 और 27 के करीब। 26-27। और शादीशुदा थे? शादी उनकी बहुत जल्दी हो गई थी, 23 के करीब थे मेरे ख्याल में। 2 साल और 10 महीने हुए थे उनकी शादी को जब उनकी शहादत हुई है। तो बस शायद अल्लाह ताला को जल्दी बुलाना होता है, तो हर काम उनका थोड़ा जल्दी कैलकुलेटेड हुआ। था। कैलकुलेटेड था। क्या उनके अंदर ये, आप जैसे होता है ना, जो हमने देखा है कि जितने भी हमारे शोहदा हैं, जब उनकी फैमिली से हम बात करते हैं तो कहते हैं कि वो आंखों में एक अलग ही शहादत का जज्बा होता है। जी, कॉलेज में हमारे रिक्रूटिंग टीम आई। उस ज़माने में ऐड वेड नहीं आते थे, तो कॉलेज की एक दीवार पे ऐड लगा हुआ था। तो इनके एक दोस्त थे फारूक,
उन्होंने कहा इनको, जमाल लेट्स गो इन एयरफोर्स। कहना किधर, यही जुमला था। कहना वो बाहर दीवार पे बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, चल के पढ़ते हैं। तो फिर एंगल रोड जो MR कैनी रोड बाद में बना, तो उधर रिक्रूटिंग सेंटर था। अच्छा। तो बगैर बताए हुए, आप मज़े की बात ये देखें कि फ़ारूक साहब तो रिजेक्ट हो गए पहले ही IQ टेस्ट के अंदर, जो मुझे भाई साहब ने बताया, हम उन्हें भाई साहब कहते थे। तो भाई साहब ने उनको कहा खबरदार जो घर में बताया, हो सकता मैं भी फेल हो जाऊँ दूसरे तीसरे टेस्ट में। IQ भी हो गया, सब कुछ हो गया, आई टेस्ट हो गया सब। जब कोहाट, अब मेरे वाले साहब PIA में थे, तो उनसे कहा एक दोस्त की शादी है, मैं उसमें जाना चाहता हूँ, तो मुझे फ्री टिकट बना दें। अच्छा। तो कहाँ शादी है, उन्होंने कहा पेशावर में। तो सब लोग टिकट दिया लाके, तो कुछ शायद 10 रुपए का था। तो वो कोहाट गए, वहाँ मज़े की बात ये सिलेक्ट हो गए, वहाँ से खामोशी से आगे, सिर्फ अम्मी को बताया। उसके बाद मेरी वालदा ने उसको बड़ी मुश्किल से छुपाया, दूसरे दिन बताया कि अभी 3 रोज़ के बाद कॉल आने वाली है और ये चला जाएगा, पाकिस्तान रोना धोना एयरफोर्स शुरू हो ज्वाइन कर गया। लेंगे। जी। तो वाले साहब ने समझाया कि ऐसी चीज़ें छुपाते क्यों, कहना मुझे डर था कि कहीं मैं भी रिजेक्ट ना हो जाऊँ। जो फ़ारूक मुझे साथ लेके गया था, वो तो पहले ही टेस्ट में, IQ टेस्ट में ही निकल गया। तो वो जाने वाला दिन आया तो वाले साहब कुछ छोड़ने गए कराची एयरपोर्ट पे। तो वो वालदा ने काफ़ी प्यार व्यार किया और रुखसत किया अल्लाह के हवाले करके। और उसके बाद वन ऑफ द, यानी इनके एक दोस्त है सत्तार अलवी, जिनको सीरिया का हाईएस्ट अवार्ड मिला, वो जानते वो हैं, उनके रूममेट थे। अच्छा। और सत्तार अलवी, इजराइल ने कहा था ये जहाज़ जो हमारा गिराया है पाकिस्तानी पायलट्स के अलावा और कोई नहीं गिरा सकता। ये उन्होंने तल अवीब रेडियो पे ही आया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब खामोश रहे, लेकिन ये बात डिस्क्लोज़ हो गई कि पाकिस्तानी पायलट्स हैं। और पाकिस्तानी पायलट्स को बुलाया गया और उनको कहा गया कि ज़रा हथौला रखो। पाकिस्तानी पायलट्स जो हैं उनकी तो मेरे ख्याल से कोई मिसाल ही नहीं है। पहले ही उसमें 2 जहाज़ गिराए, एक का नाम मुझे नहीं मालूम कौन थे। सत्तार अलवी, चूँकि उनको मैं उनसे मिला हुआ था, तो सत्तार अलवी साहब को मैंने मुबारकबाद का लेटर भेजा। अभी भी थोड़े दिन पहले वो उनका एक इंटरव्यू भी आया था, तो उन्होंने जिक्र भी किया था। तो सत्तार अलवी को सीरिया में अपने फोर्सेस के बंदे को हाईएस्ट अवार्ड नहीं मिला, बिकॉज उनके लिए एक शेम बन गया था कि कुछ भी नहीं कर सके, तो जो कर सके वो पाकिस्तानी कर सके। अरे हमारे शाहीन 4-5 और उड़ा देने थे। अच्छा, आप बताएं, आपकी किस तरह से एक बहन की अपने भाइयों से ज़रा मुख्तलिफ किस्म की रग़बत होती है, एक बड़ा प्यार का रिश्ता होता है, ख्याल का होता है। मेरे तो पता नहीं वो भाई थे या मेरी बहन थे या मेरी माँ थे या मेरी दुनिया थे बस वो। और अल्लाह ताला ने शायद भाइयों का दिल ऐसा बनाया था बहनों के लिए, सभी भाई प्यार करते हैं, मगर जिस तरह उन्होंने मुझे प्यार किया था, मैं शायद उस चीज़ से अब तक नहीं निकल पाई। आपकी एज क्या थी जिस वक्त वो शहीद हुए? 16, 15, 16, 71। यानी आप लोग सब उस वक्त टीन एज में जी थे। जी। तो बस मेरे अम्मी अब्बा को नहीं पता होता था कि मैंने स्कूल किस में जाना है, कहाँ मेरा एडमिशन हो रहा है, कहाँ मेरे कपड़े सिलने हैं, कहाँ मेरा बुक्स आनी हैं, क्या मैंने करना है, वेकेशन पे मैंने कहाँ जाना है, कब जाना है। मतलब अम्मी अब्बा को नहीं पता था मेरी स्कूलिंग, मेरे एडमिशन के लिए ले जाना, किस स्कूल में वो चाहेंगे उस स्कूल में मेरा एडमिशन। थोड़ी काफ़ी जैसे कहते हैं प्रोग्रेसिव माइंड था, तो वो हमेशा अपने ज़माने से आगे की सोचने वाले में थे। तो बस अम्मी अब्बा दायरे लोकल स्कूल में, नहीं ये कॉन्वेंट में डालूंगा मैं इसको, ये होगा। फिर अब्बा अम्मी थोड़ा सा वो करते थे, नहीं इतनी दूर कैसे जाएगी ये वो। मैंने एक दुकान से कहा कि बहुत ज़्यादा मैंने मालम से मिलना है, तो उन्होंने कहा ठीक है सरगोदा आ जाओ, जब मैं मतलब मिला दूंगा। तो मैं अब्बा से PIA में थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, मैं सिर्फ एमा मालम से मिलने के लिए गया। अच्छा। और उनके पास मैंने 2 दिन स्टे किया, तो मैंने जो की लाइफ देखी सरगोदा की, तो वो एक अलग ही दुनिया थी। तो
ज़रा सी देर को आए, खाना वाना खाया, कवरऑल पहना, खामोशी से चले गए। दूसरे दिन मुझसे कहा कि लंच पे तैयार है ना, लंच हम एम आलम के साथ ही करेंगे। तो हम सरगोदा के अंदर सबसे पहले मुझे वो जो चाइनीज़ ने जो पेंटिंग्स बनाई हैं जी, वो विज़िट कराई। आई मीन वो एक अलग ही चीज़ है। उसको देख के इंसान हैरान होता है कि ये ऐसा लग रहा है चाइनीज़ उस जंग में शामिल थे। तो सारी, और फिर एम आलम से उस ज़माने में कोई सेल्फी वाला ज़माना तो था नहीं, सही। बाकायदा मैंने उनके साथ बैठ के, मुझे आज तक यानी ये इतनी खुशी ऑटोग्राफ है कि के उनके ज़माने साथ बैठ थे, के हाँ? खाना खाया मैंने, और एम आलम मेरे साथ में बैठे थे। लेकिन मैंने वो जो उनकी एक पर्सनैलिटी देखी, मैं समझा बड़े लंबे चौड़े होंगे, तो वो तो मैं भी मतलब अभी तक मुझे याद है मेरे शायद इधर कंधों तक पहुंच रहे हैं। अच्छा, तो हमारे साथ क्योंकि एक फाइटर पायलट मौजूद हैं और जिस तरह से ये बयान कर रहे हैं, मैं जानना चाहूँगी स्क्वाड्रन लीडर नवीद से कि आप किस तरह से एयरफोर्स ज्वाइन किया। यू हैड इट इन योर माइंड एज अ किड के बस जाना है आपने, एंड हाउ प्राउड डू यू फील? और ये जिस जज्बे की हम बात कर रहे हैं, ये जज्बा आता कहाँ से? ट्रेनिंग के वक्त आता है, शुरू से ही होता है? पहले तो ये बताऊं कि जैसे जॉइनिंग का आपने पूछा है, एक स्कूल में हम जब 8-9 क्लास और छोटे होते थे, इवन उससे भी पहले, तो स्कूल के ऊपर अक्सर कोई जहाज़ गुजरता था तो हम सबको छोड़ के ऊपर देखते थे। और मुझे अभी भी यकीन है कि आज भी किसी भी प्रोफेशन का कोई भी बंदा, चाहे बच्चा हो बड़ा हो, जब ऊपर से जहाज़ गुजरता है तो हर चीज़ छोड़ के सब ऐसे ऊपर जरूर जहाज को न सिर्फ देखते हैं बल्कि वेव भी बहुत किया करते थे एज अ और किड। इवन जब हम लो फ्लाई करते तो हम देखते हैं लोग हाथ हिला रहे थे वहाँ से। तो वो जज्बा वहाँ से हर बंदे के अंदर पहला, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के अंदर पहला प्रोफेशन चॉइस अगर किसी को दें तो फाइटर पायलट ही बनना चाहेगा। उसके बाद फिर अगर जो नहीं बन सकते वो इधर उधर डिस्पर्स होते जाते। वहीं से मेरा भी जज्बा था। और सर जिस तरह भी बता रहे थे कि लो टोपा में थे तो 9th क्लास में थे और उस टाइम 65 वॉर हुई, और सर भी बता रहे थे अपना एक्सपीरियंस। तो मैं उस वक्त ये इमेजिन कर रहा था कि जब मैं भी लो टोपा में था 9th क्लास में और कारगिल वॉर हुई थी अच्छा। उन दिनों में, तो उस वक्त तो लो टोपा बेसिक स्कूल है, उस लाइक सरगोदा लो टोपा 2 स्कूल हैं जो आपको फीडिंग ग्राउंड प्रोवाइड करते हैं रिसालपुर एकेडमी के लिए। तो मैं 9th क्लास में था तो उस वक्त कारगिल वॉर स्टार्ट हुई और हमारे ऊपर से एक जहाज़ गुजरा उस तरह, और हम सब खड़े ऊपर देख रहे थे कि यार ये किधर जा रहा है, क्या हो रहा है। इतना आइडिया तो था नहीं कि वॉर शुरू हुई हुई है ये, लेकिन फिर बाद में पता चलना शुरू कि अच्छा हो क्या रहा है। तो बेसिकली तो पैशन वहाँ से ही डेवलप हुआ था। फिर लो टोपा में सेलेक्ट हो गया मैं, और सब्सिक्वेंटली फाइटर पायलट की ज़िंदगी टफ होती है बहुत, वेरी टफ। वेरी टफ। ये प्रैक्टिस रोज़ फ्लाइंग करनी होती है रोज़, ऑलमोस्ट रोज़, कुछ दरमियान में ब्रेक्स मिल जाते हैं। और कभी आजकल बैठ- के हालात में तो बहुत ज़्यादा। अब तो पिछले साल से तो एक्सट्रीम फ्लाइंग हो रही है, और वी आर प्रिपेयर्ड फॉर एनी मिस एडवेंचर बाय एनिमी। और किसी भी किस्म का अगर उनको शक है थोड़ा सा भी कि वो आके कुछ कर सकते हैं तो गिव देम अ मैसेज कि भूल जाए वो। अच्छा, या शत्रुघ्न का बिल्कुल सही। अच्छा, try वैसे कर मैं ब्रेक से पहले मैं चाहूँगी कि हफ्सा से बात हो सके। हफ्सा, नेवी के अंदर आप हैं, आपने कब ज्वाइन किया? और हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे क्या ख़वातीन पैराट्रूपर्स भी हैं पाकिस्तान नेवी में, सबमरीनर्स हैं, या हम मुख्तलिफ ब्रांचेस में काम करती हैं ख़वातीन? पहले तो मैंने 2009 में ज्वाइन किया था और मैं एजुकेशन ब्रांच की हूँ। ओके। एंड यस, पैराट्रूपर्स हैं, वी लाइक पैराट्रूपिंग करती हैं, बट वे नॉट सबमरीनर्स। ऑपरेशनल ब्रांचेस में भी नहीं है, बट हमारी इसके अलावा मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं जिसमें हम सर्व करते हैं और डिफरेंट कैपेसिटीज़ में काम करते हैं। उसमें ट्रेनिंग भी है, सप्लाई भी है, उसमें हम IT डिफरेंट ब्रांचेस हैं जिसमें हम। अच्छा, ये जो ये क्योंकि मैं लोगों के लिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है जब हम जज्बे की बात करते हैं, ख्वाह कोई भी ब्रांच हो, लेकिन अगर आप किसी फोर्स का हिस्सा हैं तो जज्बा बिल्कुल उसी तरह होता है जैसे कोई फ्रंट लाइन पर जाकर ऑपरेशनल काम कर रहा हो। Yes, of course, when आप सर्व करें and when you're wearing this uniform, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली आपके शोल्डर्स पे आ जाती है। और हर बंदा, हर यूनिफॉर्म पर्सन इज़ सर्विंग इन हिज ओन कैपेसिटी। राइट। वो अपने पार्ट पे वो पार्ट प्ले कर रहा है, और अल्टीमेटली वी आर ऑल वर्किंग फॉर आवर नेशन, अपने मुल्क के लिए काम कर रहे हैं। तो जिस वक्त आपने ज्वाइन किया था तो हाउ वाज द फैमिली टेकिंग इट? यू नो, एक्सटेंडेड फैमिलीज भी होती हैं, अच्छा नेवी ज्वाइन कर ली, एयरफोर्स ज्वाइन कर लिया। My family was very proud of me. My father had this dream के
शी शुड सर्व इन फोर्सेस, कोई बच्चा होना चाहिए। सो अपनी फैमिली में मैं पहली थी एंड वो फीमेल भी थी, तो एवरीबडी वाज एक्साइटेड, सब खुश थे। एंड मेरे मदर एंड फादर बोथ ऑफ देम दे वर वेरी हैप्पी, एवरीबडी वाज। वैसे मैंने आज तक कोई भी ऐसा नहीं देखा, जब कभी पता चलता है किसी भी फैमिली के बारे में कि उनका बच्चा पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन कर चुका है या पाकिस्तान एयरफोर्स में गया है या पाकिस्तान नेवी में गया है, वो एक अलग ही खुशी होती है, हर कोई मुबारक दे रहा होता है। सो यू नो इट इज़ वन ऑफ दोज मोमेंट्स के जिसमें अब आपको पता होता है कि यू नो दिस चाइल्ड ऑफ द फैमिली इज़ नाउ गोइंग टू मेक अ नेम फॉर द कंट्री, विच इज़ वेरी गुड। और इसीलिए वो ये जो हम बात कर रहे हैं कि आज के दिन को जब हम मनाते हैं और हम खराज तहसीन पेश कर रहे हैं अपने तमाम शहदा को, अपने तमाम गाजियों को, अपने बहादुर सपूतों को, तो इसका मकसद यही है कि जिस तरह से हमने अफवाज पाकिस्तान में एज एन इंस्टीट्यूशन जो इत्तेहाद नज़र आता है, जिस जज्बे का हम जिक्र कर रहे हैं, वही पूरी कौम में मिन हैसुल कौम उस इत्तेहाद की, उस जज्बे की हमेशा ज़रूरत रहती है, तभी जिंदा कौमें आगे बढ़ती हैं। एक ब्रेक लेने से पहले मैं चाहूँगी कि पाकिस्तान नेवी की तरफ से शुहदा को खराज तहसीन पेश किया गया है, आइए पहले वो देख लेते हैं और फिर जब ब्रेक से वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। ये धरती माँ कहे हमसे कि मेरा मान रखना, सदा ये जान रखना तुम ही सब कुछ हो मेरे, जो मेरी आंख के मंजर में हो वो बस तुम हो, कि मेरे ख्वाब भी, उम्मीद भी, मेरा यकीन भी तुम, जभी तो रख दिया है बार अपने आसमानों का, ज़मीं का, पानियों का, तुम्हारे उस भरोसे पे के गिरवी रख चुके तुम जान अपनी, इवज़ में उस ताल्लुक के ये वादा कर लिया तुमने, ये मेरे आपसादे सब लहू के सुर्ख से सेंचेंगे मुझको, ये जहां होंगे जिधर चाहूंगी मैं मेरे लिए, ये बस वहां होंगे, घड़ी दो पल को जो जिंदा है तो ये है भरोसा, यही सब कुछ है मेरा, सो मेरा ये मान रखेंगे, ये मेरे आपसाते सब। वेलकम बैक। जुर्रतों के निशा में बड़ी मज़ेदार ये नशिस्त इसलिए है क्योंकि इतनी इंटरेस्टिंग वाक़यात और जिस तरह से हम इन लोगों से मिल रहे हैं और बातें हो रही हैं, यकीनन आप लोग भी न सिर्फ महसूस हो रहे होंगे बल्कि ये दिल चाहने लगता है कि टाइम शुड टर्न बैक और हम शायद फोर्सेस को ज्वाइन कर लें, क्यों हमने नहीं ज्वाइन किया था। अब मैं अपने दो मोहतरम मेहमान इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, 32 साल की इनकी सर्विस इन पाकिस्तान आर्मी, कागल वॉर में आपने और माशाल्लाह, और इसके साथ 71 की जंग जब हो रही थी तब यू नो ही हैड जॉइंड द पाकिस्तान आर्मी। आजकल जैसे आबिद राव साहब का मैंने जिक्र किया, ये जो डिफेंड करना है कंट्री को, ब्रिगेडियर साहब भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से ज़राए अब्लाग के जितने भी इंटरनेशनल चैनल्स हैं उस पर भरपूर तरीके से करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी यौम दिफा बहुत मुबारक हो और पूरी कौम को मुबारक हो। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है स्क्वाड्रन लीडर फातिमा, वेरी यंग फ्रॉम पाकिस्तान एयरफोर्स, और ये जो हैं इंजीनियरिंग ब्रांच से हैं, एवियोनिक्स आपकी स्पेशलिटी है। थैंक यू सो मच कि आप भी तशरीफ़ लेकर आई। सबसे पहले ब्रिगेडियर साहब आपसे ज़रा रिलीव कर लें कि जंगों में, जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी आबिद राव साहब कह रहे थे और हमारे कॉमोडोर रिटायर्ड उबैदुल्ला साहब भी कह रहे थे कि ये मैटर ही नहीं करता कि आपकी स्ट्रेंथ कितनी है, जज्बा टू फाइट ये मैटर करता है। आज भी आप समझते हैं कि एक तो आप हमेशा से कहते आए हैं कि हम एक बैटल हार्डन आर्मी बन चुके हैं इस वक्त, कि चाहे कितनी भी हम तादाद में कम हो, हम फेस कर सकते हैं अपने दुश्मनों को। डेफिनेटली एक इस्लाम में मुसलमान का जो एक जज्बा है और जज्बा शहादत जो है, यही तो मोटिवेटिंग फैक्टर है वॉर के अंदर, और यही हमारे में और इंडियन में फ़र्क है।
बल्कि आबिद राव साहब और हम लोग काफ़ी चैनल पे होते हैं, तो मैंने खुद देखा, वो खुद बात कर रहे थे कि जी पाकिस्तान से हम क्या मुकाबला कर सकते हैं, कि पाकिस्तानियों को और मुसलमानों को तो इनको शहीद होने का शौक़ है, तो इनको तो जिंदा रहने का शौक़ ही नहीं है, तो और हम हिंदू हैं, हमें जिंदा रहने का शौक़ है, तो हमारे इनको कोई मुकाबला नहीं है। दैट्स अ बिग डिफरेंस वी हैव। दैट्स अ बिग डिफरेंस। और यही है, इट्स ऑलवेज मैन बिहाइंड द गन। तो आप जितनी ट्रेनिंग है, जितने बैटल हार्डेंड हैं, अपने आप वेपन इक्विपमेंट को समझते हैं और उसके साथ किस तरीके से दुश्मन को समझते हैं, अपने साथ दुश्मन को सही समझने की ज़रूरत है। हिंदू मेंटालिटी क्या है, कितनी ट्रेंड है, देर अनट्रेंड फौज। अगर आपने देखा हो कि वो कवर्ड फौज है, सिर्फ मेरे ख्याल में वो पिछले 30 साल से नहत्ते कश्मीरी औरतों, बच्चों, बूढ़ों को शहीद कर रहे हैं और उन्होंने कोई बैटल नहीं लड़ी है। और द कॉन्ट्री पाकिस्तान आर्मी इज़ बैटल हार्डेंड। आपने देखा कि 30-35 साल से दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ रहे हैं। बिल्कुल। और दुनिया की 51 कंट्रीज़ जो कोलेशन ट्रुप से अफगानिस्तान में, दे कुड नॉट डू एनीथिंग, बट पाकिस्तान अचीव टू द प्रोफेशनलिज्म ये दहशतगर्दी के खिलाफ। बिल्कुल। स्क्वाड्रन लीडर फातिमा, आपने क्या सोच कर पाकिस्तान एयरफोर्स ज्वाइन किया था? There must be something behind जो होता है ना कि हमें क्यों करना है। बिल्कुल। पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन करने की ख्वाहिश तो मुझे बचपन से थी। मेरा ताल्लुक जो है डिफेंस फोर्सेस से है। ऑलमोस्ट तीनों अफवाज पाकिस्तान में मेरे रिलेटिव्स सर्व करते रहे हैं, लेकिन मेरी जो सबसे बड़ी मोटिवेशन थी वो ये है कि मेरे स्क्वाड्रन लीडर सरफराज अहमद रफ़ीकी, शहीद वॉर हीरो ऑफ 1965, ये मेरे फादर के रिलेटिव हैं और उनकी वजह से उनका शौक़, उनकी लगन जो थी, इट वाज इनसाइड मी दैट कंपेल्ड मी कि मैं एयरफोर्स को ज्वाइन करूं। ज़बरदस्त। तो ये हीरोज़ जो हमारे, आपने सही कहा कि 65 की जंग ने हमें हमारे वो हीरोज़ दे दिए कि जिनको फिर अब आइडियलाइज़ करके और आज तक लोग जो है वो ज्वाइन करते हैं। सो कैसा लगता है कि जो आपने सोचा, जो आपने सोचा था कि आपने ज्वाइन करना है, आज माशाल्लाह आप उसका हिस्सा भी हैं? मेरे लिए ये बहुत फ़ख्र की बात है कि मैं पाकिस्तान एयरफोर्स की ऑफ़िसर हूँ और मैं अपने पूरे तरीके से, अपनी पूरी एहसन मेहनत करके अपनी सर्विसेज जो है वो डिलीवर कर रही हूँ। मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि एयरफोर्स ने मौका दिया है और हम अपनी पूरी मेहनत से जो है वो डिलीवर कर रहे हैं। उबैदुल्ला साहब, ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान नेवी के लिए उमूमन हम जो सिविलियंस हैं वो ये कहते हैं कि नेवी हमें नज़र नहीं आती। ज़ाहिर है पानियों में काम है आप लोगों का, लेकिन आप ये यूजुअली जब कभी हमें वॉर का कॉन्सेप्ट आता है, दुश्मन का कॉन्सेप्ट आता है, तो सबसे पहले हमें आता है कि सरहदों पर आर्मी जो है वो किसी भी दुश्मन की आर्मी जो है वो अटैक करेगी, जैसे लाइन ऑफ कंट्रोल पे होता रहता है। फिर हम देखते हैं कि एयरफोर्स जो है वो फ़िज़ा में जैसे उड़ता है, और जिस तरह पुलवामा अटैक के बाद हमने देखा कि क्या सबक सिखाया, दूसरे दिन सुबह होते ही सबक सिखा दिया और बड़ा ज़बरदस्त सिखा दिया। नेवी का काम आप हमें थोड़ा सा बताएंगे कि कितना चौकन्ना इवन पानियों में रहना पड़ता है, और क्या दुश्मन पानी की तरफ भी, यानी पानी की सरहद की तरफ भी अपनी नज़रें रखता है हमेशा? बहुत उम्दा आपने सवाल किया। तो इसको दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। एक तो थ्योरी कि भाई क्या होता है। आपने बहुत उम्दा बात कही कि भाई हमारी नज़र से दूर काम करते हैं। ये जो बात है ये मैं इस पर बात करूँगा और उसके बाद इसको रिलेट कर दूँगा द्वारका ऑपरेशन के साथ कि फिर ऑपरेशन कैसे होता है। तो ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हवाई जहाज़ उड़ता है सब देख लेते हैं, आर्मी है लाइन ऑफ कंट्रोल पे है, एवरी डे दे आर इन द स्टेट ऑफ वॉर, लोग देखते हैं उनको। जो कोई भी दुनिया की नेवी है उसको कहते हैं सी ब्लाइंडनेस, यानी आम आदमी की नज़र से दूर। तो कहते हैं कि भाई आँख उजड़ पहाड़ उजड़, ये क्या कर रहे हैं नेवी वाले, हमें क्या पता। भाई ये तो हमने देखा ही नहीं लड़ते, पहनते भी सफ़ेद वर्दियाँ, आप देख लें बीवी बैठी हैं ना, कहते हैं भाई ये तो भाई पुरअमन लोग हैं, ये कुछ करते वर्ते नहीं। नेवी दुनिया की कोई भी हो, पाकिस्तान नेवी को बशमूल पाकिस्तान नेवी बहुत हाई टेक वॉरफेयर करती है और बहुत ही, और इसीलिए पाकिस्तान नेवी में सिपाही की इंडक्शन बेयर मिनिमम जो है वो साइंस मैट्रिक के साथ है। इसीलिए, और इसी तरह ऑफिसर्स की भी और इसी तरह बाकी लोगों की भी जो इंडक्शन है उसके लेवल काफ़ी हाई हैं, और उसकी बात यही है कि इस हाई टेक फोर्स है। तो दुनिया में इस वक्त जो सबसे बड़ी जंग है वो हमेशा समुद्र पे ही लड़ी जाएगी। कैसे? एयरक्राफ्ट कैरियर चलता है तो हवाई जहाज़ उसके ऊपर होते हैं। दुनिया में कन्वेंशनल वॉर जब ख़त्म हो जाएगी
तो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी एक चीज़ का नाम है। वो क्या चीज़ है कि न्यूक्लियर से एक दूसरे को मार सकते हैं, जस्ट इन केस अगर ये ऐसा कोई बात हो। तो दूसरी दफ़ा अटैक करने के लिए दी ओनली फोर्स विद पाकिस्तान नेवी और एनी नेवी इन द वर्ल्ड इज़ थ्रू सबमरीन। सबमरीन एक बहुत ऑफेंसिव प्लेटफॉर्म है। वो उसकी रेंज अपनी और उसकी मिसाइल की रेंज कैसे बढ़ती है, मसलन बॉम्बे यहाँ से 500 मील दूर है। गाजी सबमरीन 65 की वॉर में बॉम्बे हार्बर के बाहर जाके बैठ गई। और उनका नेवल शिप उनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर था, उनके पास क्रूज़र था। मजाल है किसी की वहाँ जाके ललकारा को शेर का बच्चा अगर है, आओ बाहर तो हम आपको मारते हैं। जस्ट वन सबमरीन ऑफ पाकिस्तान नेवी एंश्योर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को छुपा के रखें, क्रूज़र को छुपा के रखें, डिस्ट्रॉयर्स को छुपा के रखें। ये काम है पाकिस्तान नेवी का ज़माने जंग में। अमन में भी है, उस पर भी आता हूँ। तो इसी तरह बाकी नेवीज़ का भी है कि देखिए जितनी तिजारत पाकिस्तान की आज है या कल थी या दुनिया की तिजारत, 90% से ज़्यादा तिजारत दुनिया की और पाकिस्तान की समंदर से होती है। हम टोटल डिपेंडेंट हैं LNG लाने के लिए, तेल लाने के लिए और 100 मिलियन टन ऑफ कार्गो लाने के लिए समंदर से। सही। ये जो समंदर के पासबान हैं नेवी, वो उन जगहों में ऑपरेट करते हैं जहाँ पर या तो डाकुओं से ख़तरा हो, पायरेट से ख़तरा हो, स्मगलर से ख़तरा हो, और इसी तरह हमारे यहाँ से कोई ह्यूमन स्मगलिंग ना करे, आर्म स्मगलिंग ना करे। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है ड्यूरिंग पीस टाइम, और वॉर टाइम में वो है। सबमरीन जैसे मैंने बताया ऑफेंसिव प्लेटफॉर्म है। आपको याद है 27 फरवरी के फ़ौरन बाद जी इंडिया की सबमरीन यहाँ पाकिस्तानी पानी में दाखिल होने की कोशिश कर रही है। पिक कर लीजिए। ये जो एक काम है वो सिर्फ फौजी समझ सकता है, और वो भी ज़्यादा सर अगर बुरा ना माने तो ये एक नेवल ऑफिसर, वो लोग जो इस बिजनेस में हैं ओके कि सबमरीन को तलाश करना, तिनके को, सुई के तिनके को, बल्कि सुई को समंदर में तलाश करने से ज़्यादा डिफिकल्ट। और अगर तलाश हो जाए तो फिर? it is gone। और अगर तलाश It is कर gone। ली हाँ। तो It is सबसे पहले तो ये है जो सबमरीन इंडिया का है उसके कमांडिंग ऑफिसर का कोर्ट मार्शल कर दो। ओके। इसलिए It is so serious। कि एक दफा सबमरीन को डिटेक्ट कर लिया, It is gone। ट्रैक कर लिया, देख लिया, फिर भाग के घर नहीं जा जा सकती। सकती। अच्छा फिर सिर्फ तह में जाएगी। यही तो वॉर में बिगिन बट देखिए वॉर या पीस नहीं, टाइम, लेकिन अगर peace time में करते नहीं हैं। सबमरीन की जो मखफियत है, जी जो उसका पंच है, जो उसका ऑफेंसिवनेस है, वो सिर्फ अपने आप को छुपा के रखने में है। वाह जब तक वो छुपी रहती है और उसको कोई तलाश नहीं कर पाता, वो बहुत खतरनाक है। और अगर तलाश हो जाए बस फिर तम्मत बिल खैर, फिर वो सिर्फ पानी के नीचे जाएगी। तो ये पिछले 2 साल में 3 साल में 2 दफ़ा ऐसा हो चुका है कि इंडियन सबमरीन यहाँ आई। एक तो उस वक्त आई थी जब गुलभूषण यादव को पकड़ा था, राइट वो बहुत ख़तरनाक इरादे से आई थी। उसकी कैपेबिलिटी थी कि उसमें से कमांडो निकल के और मारा के साइल पे लैंड हो सकते थे, लिंक अप कर सकते थे, बहुत बड़ी तबाही मच सकती थी। सही, पाकिस्तान नेवी ने उसको पकड़ लिया माशाल्लाह। और मजबूर किया दोनों दफ़ा, उल्टे फिर घर तक छोड़ा है फिर। तो ये है जो आम आदमी की आंख से दूर रहते हुए ऑपरेशन होते हैं पीस टाइम में भी और वॉर टाइम में भी। ज़बरदस्त। और इसी तरह फिर अगर आप इजाज़त दें और वक्त है तो मैं ये बताऊं कि 65 की वॉर में क्या किया और कैसे किया। 65 की जंग पे बिल्कुल आऊँगी, लेकिन क्योंकि हमारे इन दोनों मेहमानों से हमें इजाज़त भी लेनी है, मैं चाहूँगी कि जाते जाते मैं इनसे वो लास्ट वर्ड ज़रूर पूछना चाहूँगी। हफ्सा ये फरमाइएगा कि आज आपका पैगाम, क्योंकि आप फोर्सेस का हिस्सा हैं, आप देखती हैं कि जिस तरह का जज्बा है जिस लिए आप फोर्सेस ज्वाइन किया है, पाकिस्तानी कौम को क्या पैगाम होगा? बहैसियत एक फ़ौजी पैगाम सिर्फ यही, और स्पेशली ख़वातीन को कि अपने मुल्क के लिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं फोर्सेस तो ज़रूर ज्वाइन करें और अपने मुल्क को सर्व करें। लेकिन इसके अलावा भी
वर्दी अगर आपने नहीं भी पहनी है तो उसके अलावा भी अगर आपके अंदर जज्बा है तो ज़रूर आप अपने मुल्क के लिए काम कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसे कि सर ने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि सिर्फ इंडियन स्पेसिफिक जज्बा नहीं होना चाहिए, मुल्क के लिए, मादरे वतन के लिए वो जज्बा हमेशा होना चाहिए। स्क्वाड्रन लीडर नवीद, हम जानते हैं कि आपकी बहुत सारी मसरूफियात के बावजूद हमने आपको बुलाया था। हम सिर्फ उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा यहाँ आकर, क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप भी कुछ कहना चाहें? एक तो मैं मैसेज देना चाहता हूँ पूरे पाकिस्तान के हर प्रोफेशन से रिलेटेड बंदे को कि अगर हम सब अपना अपना काम ठीक कर रहे हैं और सही जज्बे के साथ कर रहे हैं तो दिस कंट्री विल प्रॉस्पर, दैट इज़ गारंटीड। हर बंदा अपना काम सही करना शुरू कर दे तो इससे ज़्यादा हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बजाय इसके कि हम दूसरों पे फिंगर पॉइंट करते रहें और दूसरों के कामों में टांग अड़ाते रहें, अपना काम ठीक कर दें, हर चीज़ इस मुल्क की सही हो जाएगी। अल्लाह मियां ने हमें बहुत अच्छा मुल्क दिया है। नॉर्थ से शुरू वी हैव ग्लेशियर्स, माउंटेन्स, ग्रीनरी, रिवर्स, दरमियान में आपके पास प्लेन्स हैं खूबसूरत, एंड टिल कमिंग डाउन टू साउथ यू हैव वाटर एंड बीचेस, एक्सलेंट बीचेस। हम तो ऊपर से देखते हैं पूरा नॉर्थ टू साउथ फ्लाई करते हैं। आपको तो पूरा मैप जो है ना वो असबर होगा कि अब क्या आना है, अब जब क्या आप ऊपर से देखते हैं आप कहते हैं कि कितना अच्छा मुल्क है हमारा, और हम दुनिया में उस लेवल पे नहीं है जहाँ पे हमें एक्चुअली होना चाहिए था। तो इंशाल्लाह इफ़ वी वर्क हार्ड और इसी जज्बे के साथ काम करते रहें जो कि आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है और नज़र भी आ रहा है मुल्क में, तो इंशाल्लाह वी विल बी एट वेरी हाई लेवल इन अपकमिंग डेज़। और दूसरा जो है कि फोर्सेस के लिहाज से हमारे जो भी मुल्क में यंग जनरेशन है, दे शुड ट्राई देयर लेवल बेस्ट टू जॉइन फोर्सेस। इससे अच्छा प्रोफेशन और कोई नहीं है, स्पेशली फाइटर पायलट। आई नो कि टफ है लाइफ, लेकिन जब आप एयर में जाते हैं और हवाओं में उड़ते हैं तो उससे अच्छा और उस जैसा फाइटिंग पोटेंशियल किसी और प्रोफेशन के अंदर है नहीं। और एक लास्ट चीज़ जो है वो हम सब जितने भी फोर्सेस में लोग हैं, पेरेंट्स की हमारे बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ हैं। हम लोग अपने माँ बाप से काफ़ी इवन साल गुजर जाते हैं और मिल नहीं पाते कमिटमेंट्स की वजह से। तो अपने पेरेंट्स के साथ उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इस फोरम पे कि उन्होंने इतना सपोर्ट किया है और इस लेवल तक पहुँचने में उनकी दुआएं हैं और उन्हीं की सारी काविशें हैं जिनकी वजह से सारी फोर्सेस के पायलट्स, आर्मी के जवान, ऑफिसर जो बॉर्डर्स पे लड़ रहे हैं, सबके साथ उनके माँ बाप की दुआएं हैं और तभी ये फोर्स इतनी इस लेवल पे दुनिया में मानी जाती है और इतनी कामयाब है। हमें फ़ख्र है आप पर, हमें फ़ख्र है हफ्सा आप पर, हमें फ़ख्र है अपने हर जवान पर, चाहे वो पाकिस्तान नेवी में हो, पाकिस्तान एयरफोर्स में हो, पाकिस्तान आर्मी में हो, क्योंकि ये वो बिल्कुल सही कहा कि इनके फैमिलीज़ की भी बड़ी कुर्बानियाँ हैं, इनकी अपनी बड़ी कुर्बानियाँ हैं। हम जब आंखें बंद करके सुकून की नींद सोते हैं, याद रखें ये सब जाग रहे होते हैं, चौकन्ना रहते हैं। अभी आपने जिक्र सुन ही लिया कि जैसे उबैदुल्ला साहब ने बताया कि नेवी क्या काम करती है, इसी तरह आप सोचें कि जो हमारी लैंड की जो पूरी बाउंड्रीज़ है, ईस्ट हो, वेस्ट हो, साउथ हो, किस तरह से पाकिस्तान आर्मी के जवान हमेशा चौकन्ना रहते हैं। हमारे फ़िज़ाइया के जितने भी फाइटर पायलट्स हैं वो किस तरह इवन इन पीस टाइम इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन वो ज़रूर होवर करते होंगे, पूरा करते हैं, तो 24 घंटे रहता है। ये लोग अपने अपने शहरों को, अपनी जाए पैदाइश को छोड़कर पता नहीं कहाँ कहाँ स्टेशन होते हैं, पाकिस्तान के हर कोने में जाते हैं, लेकिन आप देखें उसी वैलर से काम करते हैं, उसी जज्बे के साथ रहते हैं, तो कुर्बानियाँ इनकी कभी रायगा नहीं जाती और इनकी कुर्बानियों को भूलना नहीं चाहिए है। वो कौमें ज़िंदा ही नहीं रहती अगर वो अपने शोहदा को भूल जाएं, और इसीलिए मुझे ये सबसे अच्छी बात लगती है कि यौम दिफा के मौके पर आज हम अपने तमाम शोहदा को तो खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, खराज है अपने हर फोर्सेस के हर जवान पर। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो ऑपरेशन द्वारका का जिक्र हुआ है वो ज़रूर सुनेंगे। कोई एक इंटरेस्टिंग आई एम श्योर के ऑपरेशन में हिस्सा लिया होगा, जो कोई दिलचस्प बात याद होगी आबिद राव साहब को, ब्रिगेडियर हारिस को, वो भी इनसे पूछेंगे। सो विल बी राइट बैक, कहीं मत जाइए, देखते रहिए जुर्रतों के निशान। जुर्रतों के निशा में इस वक्त दो मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया है।
हमारे साथ हैं इस्लाम सुहेल ज़ुबैरी साहब, जो कि भाई हैं लांस नायक इस्लाम काशिफ ज़ुबैरी शहीद के। इन्होंने जाम शहादत नोश किया था 2010 में स्वात ऑपरेशन में। बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। सलाम पेश करते हैं हम आपके भाई को, आपकी पूरी फैमिली को। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है। अभी हमने ब्रेक से पहले सबमरीन्स का जिक्र कर रहे थे, पाकिस्तान नेवी का जिक्र कर रहे थे कि पानियों में हमसे ओझल होकर आखिर ये काम क्या करते हैं। तो इन्होंने बताया हमें उबैदुल्लाह साहब ने कि क्या काम होता है नेवी का। तो हमारे साथ जो सबमरीनर इस वक्त है लेफ्टिनेंट कमांडर नासिर जावेद, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप भी तशरीफ़ लाए। ब्रिगेडियर हारिस, पहले मैं आपसे ज़रा बात कर लूँ, क्योंकि हम चाह रहे थे कि कोई दिलचस्प अपनी पूरी ज़ाहिर है इस पूरे 32 साल के करियर में बहुत सारे छोटे बड़े ऑपरेशंस होते रहे हैं, वॉर हुई, कारगिल का आपने जिक्र भी किया, कोई दिलचस्प मौका जो आपको याद हो? देखें, ये पर्टिकुलरली मैं लाइक टू टॉक अबाउट सियाचिन के एरिया में, जब मैंने कारगिल में और 80 ब्रिगेड में यूनिट कमांड की 12 वैनाले बटालियन, जिसकी 2 तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं, कैप्टन कर्नल शेर निशान हैदर और हवलदार लालिक, दे बोथ ऑफ माई रेजिमेंट। अच्छा। और मैंने कमांड भी किया इनको, उसके बाद मैं 2 साल चला गया, तो बाद में लड़ाई भी हुई। लेकिन इंट्रिकेसीज ऑफ जो नॉर्दर्न एरियाज़ की हैं कारगिल की, आप आम लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते। एक्चुअली वहाँ पर यू कैन से कि -30 टेम्परेचर होता है विंटर्स के अंदर, और जब बर्फ़ पड़नी शुरू होती है अब तकरीबन स्टार्ट ऑफ अक्टूबर में, तो 7 दिन बर्फ़ पड़ती है और पता चला 25 फुट बर्फ़ पड़ गई है। 25 फुट आप मिल के आप 1-2 मंजिल के ऊपर से साइड से चलें और ऊपर से गुजर के चले जाएँ। और उसके साथ ये है कि ट्रुप्स जब ऊपर हमारे जाते हैं 17,000 18,000 पर, तो छोटे से बंकर में वो जाते हैं तकरीबन सितंबर में, और नेक्स्ट ईयर जुलाई में उतरते हैं। इट इज़ ऑल स्नो बाउंड, और आप सोचेंगे क्या लाइफ वहाँ की टफ टोटल डंपिंग वहाँ पर उनकी राशन की होती है, और उनके उसके बाद कोई एमरजेंसी हो जाए, फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो जाए, दे कैन नॉट गेट डाउन, तो इट्स ऑल ब्लॉक्ड। यानी सितंबर से लेके जुलाई में। और अगर एवलांच आ जाती है, एवलांच आई होप आप समझते हो कि जो बर्फ़ के तोदे गिरते हैं, अगर उसमें कोई दब जाता है तो वो जो अक्टूबर में दबेगा वो अगले से जुलाई में निकलेगा। इतनी बर्फ़ होती है, मेल्टिंग होगी, और फिर वो एज ए फ्रोज़न चिकन की तरह जैसे होता है बॉडी निकलती है। तो दीज आर द वेरी टफ इंट्रिकेसीज ऑफ दैट एरिया। और अगर नॉर्मल आप 1 घंटे में सफ़र करते हैं, जब बर्फ़ पड़ जाती है तो वो 8-9 घंटे में पैदल करते हैं। और मैं एक बड़े वहाँ पर गया तो हमें राशन में ये मटन मिलता है, बकरियाँ ज़िंदा मिलती हैं। 200 बकरियाँ थी मैंने इवेंट सितंबर में, तो बर्फ़ पड़ने लग गई। अब ना वहाँ पर ये है फॉडर है ना कुछ है, तो मैंने सुबह मेजर को कहा इनका क्या करेंगे? कहता फिक्र नहीं करें सर। उसने नेक्स्ट डे पूरी 200 बकरियाँ ज़िबा की, उनकी स्किन उतारी, उनको हॉल में लटका दिया। सुबह लाइक अ डीप फ्रीजर सारी फ्रोज़न थी वहाँ पर। तो पिछले 8 साल हम उसको एंजॉय करते थे। तो ये वहाँ की लाइफ है। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को इतना अडेप्टेबल बनाया है कि आप 2 हफ्ते के बाद लगता है कि यहीं रहते हैं, यहीं पैदा हुए हैं। और जो गिलगित बल्तिस्तान के जवान हैं, इतने टफ, इतने वहाँ के सिविलियंस इतने जफकश कि आप सोच नहीं सकते। कंधे के ऊपर स्लैब उठाते हैं, कोई मेरे ख्याल में 2-3 मन का, और वो 16-17 हज़ार फुट पे लेके जा रहे होते हैं। आप सोचें इतने टफ वहाँ की लाइफ है। और फिर उसके सामने इंडियन है, वो आपको फायरिंग भी हो रही है, लाइव फायरिंग हर वक्त चल रही होती है, शहीद होते हैं, उनकी वैक्यूएशन होती है। हेलीकॉप्टर सर्विस पूरे महीने में 1 दफ़ा आती है, और उसमें पूरे 1 महीने के अखबार आते हैं, पूरे 1 महीने की मेल आती है। अब 1 महीने का पूरा यू हैव टू गो थ्रू एवरीथिंग। हम ये करते थे, पहली का अखबार पढ़ना शुरू करते हैं कि कंटिन्यूटी रहे, और एंड में जाके पढ़ते हैं। तो ये होती है। फिर उसके बाद हेलीकॉप्टर, अगर कोई छुट्टी एमरजेंसी है विंटर्स में, तो टोटल ब्रिगेड को 1 हेलीकॉप्टर मिलता है, उसमें 2-3 लोग जवान आप यूनिट से जा सकते हैं, सब टर्न होती है। अब 2-3 चॉइस करना मुश्किल है, किसी का बाप की डेथ हो गई है, किसी की बीवी की प्रॉब्लम है, तो दे आर लॉट ऑफ डिफिकल्टी कमांडिंग ऑफिसर। और फिर जो चल के जाते हैं पोस्टों के ऊपर, आई मीन आई हैव ट्रैवल 2 days 2 nights टुगेदर टू रीच ऑन माई पोस्ट। और ये माउंटेनस और साथ बर्फ़ के एरिया में, तो वो स्नो शूज़, और बट इट्स लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। और ये हमारे यहाँ पे लोग सोच भी नहीं सकते वहाँ की लाइफ है। अच्छा, तो ब्रिगेडियर साहब ये मुझे बताइएगा ना, क्योंकि फिर जब हम ब्रेक लेंगे तो फिर हम आपसे इजाज़त भी लेंगे। ये जो हमने देखा था अल्फा ब्रावो चार्ली जो ड्रामा, और उसके अंदर हमने जब जवान ज्वाइन करते हैं और जिस तरह से वो रैगिंग का था, यू हैड गॉन थ्रू इट? डेफिनेटली, ये यू हैड गॉन थ्रू इट? डू यू रिमेंबर वन पर्टिकुलर थिंग दैट? यस, आई रिमेंबर कि जब मैं पीएमए में गया तो एक दिन शाम को हम गप्पे लगा के जा रहे थे, सीनियर ने पकड़ लिया, टाई पहनी हुई है, सूट पहना हुआ है, और सामने कीचड़ में जो उन्होंने क्रॉलिंग कराई,
हमारे कोट फट गए सारे, और वो सारे का नींद से फट जाते हैं। एंड देन बिकॉज दे वांट टू टीच यू डिसिप्लिन कि आपसे सीनियर चाहे वो 6 महीने हैं, तो यू हैव टू ओबेज ऑर्डर्स। आप ओबे ऑर्डर करेंगे तो लड़ाई में बुलेट फेस करेंगे। ये इनकलकेट करते हैं, ट्रेनिंग इज पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है। ब्रेकफास्ट में अगर आप इसको पता होगा कि अगर आपने गलत छुरी कांटा पकड़ लिया तो आप टेबल के नीचे बिठा देंगे, सब नाश्ता कर चले जाएंगे और आपकी बारी नहीं आएगा, उसके साथ प्लेट पे जाना पड़ेगा। तो ये, लेकिन देन यू एंजॉय लेटर स्टेज के ऊपर। इतनी रैगिंग होती है, इतनी टफ लाइफ है, बट एज ए कॉमरेड देन यू एंजॉय ऑल्सो। अच्छा, एक चीज़ मैंने नोट की आबिद राव साहब, आप बताइएगा, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि मैंने कभी पाकिस्तान में ना ये सुना ना अपनी नज़र से देखा कि कभी आप लोगों की रिक्रूटमेंट में कोई कमी आई हो। जैसे अमेरिका में हम देखते हैं कि वो बार बार बुलाने के लिए हर तरह से, मतलब टाइम स्क्वायर क्राइसिस था 90s में, तो उन्हें फिर बड़े एक्स्ट्रा। हमारे यहाँ ये नहीं होता। हमारे ये नहीं है। एक तो कुछ जैसे मजहबी असर भी है, फिर कुछ शुरू से जब से हमारा मुल्क बना है, हमारा सर्वाइवल का मसला रहा है। हमें इंडिया ने हर दफ़ा इंटिमिडेट करने की कोशिश की है। वल्लभ भाई पटेल कहता था इनको 6 महीने में ये टूट के हमारे पास आ जाएंगे 47, तभी उसने पैसे रोक लिए, हमारे आर्ममेंट का हिस्सा रोक लिया कि हम कमज़ोरी में उन्हीं की इल्तजा करेंगे, यार में वापस ले लो। तो ये जो सर्वाइवल का इंस्टिंक्ट है ना, ये है। जैसे ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे ना कि ये जो हमारे इंस्टीट्यूशंस में ये होती है ना ट्रेडिशंस के, सूट पहना हुआ है, पहले दिन आप आए, आपको क्रॉलिंग करवा दी, मड में करा दी, यू सी दे हैव टू ब्रेक यू फ्रॉम योर प्रीवियस कैजुअल एटीट्यूड और जो भी ऐसा है, बिकॉज तभी आप में एक नई चीज़, पर्सनैलिटी आप में ऐड करेंगे। एक यूनिवर्सल सेइंग है कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू पुट अ न्यू आइडिया इन अ मिलिट्री माइंड, बट इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू टेक आउट द ओल्ड वन। तो ये जो PMA में, एयरफोर्स अकेडमी में और आर्म फोर्सेस में ये जो रगड़ा होता है ना, इट इज़ टू टेक आउट दैट ओल्ड आइडिया, ओल्ड कैजुअलनेस, ओल्ड फ्रेम ऑफ माइंड, ताकि आप में एक नया एक मिलिट्री माइंड वो इंड्यूस करें। तो उसमें देखिए एक ओथ होती थी हमारी, जिसका जिक्र कम होता है अभी आर्म फोर्सेस में। मुझे एयरफोर्स की याद है, शायद PMA में ये हो कि आई शैल नॉट चीट, स्टील, टेल अ लाई, कॉमा। जो सेकंड पार्ट वो कहते हैं ज़िया उल हक के दौर में भुला दिया गया, नॉर शैल टॉलरेट अमंगस्ट अस हू डज सो, कि मैं अपने आसपास ही बर्दाश्त नहीं करूँगा, मेरा कोई कुलीग अगर बेईमानी करेगा, झूठ बोलेगा, चोरी करेगा। तो हमने वो ऑनर कोड पहला वाला तो मेंटेन किया है कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं चोरी नहीं करूँगा, कोई गलत हरकत नहीं करूँगा, लेकिन वो जो कौमे के बाद वाला है वो चला गया, वो भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कलेक्टिव पनिशमेंट का अकेडमीज में रिवाज है। हाँ। एक कैडेट गलती करता है, सारे कोर्स को रगड़ा मिलता है और पनिशमेंट मिलती है, ताकि आप भी इंश्योर करें कि यार कोई और दूसरा ये हरकत ना करे। लेकिन कॉमरेडशिप वैसी होती है, अगर एक को रगड़ा मिल रहा है और वो पूछते हैं कि बताओ किसने, नोबडी विल टेल, बताएगा, सारे रगड़ा खा लेंगे, बताएंगे नहीं। अच्छा, हाँ, तो ये पता नहीं क्या कहते हैं, फातिमा इस सब के थ्रू गुजरी है कि नहीं, इस सब का जिक्र करेंगे। सबमरीन का हमने जिक्र किया है कि व्हाट इज़ अ लाइफ ऑफ अ सबमरीनर, इस पर भी बात करेंगे, और फिर इन टोटलिटी जो हम जिक्र कर रहे हैं उसका भी। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। एक ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं, देखते रहिए जुर्रतों के निशान। वेलकम बैक। अब हम बात करेंगे हमारे जो सबमरीनर यहाँ पर हैं कि क्या डिफ़िकल्ट टास्क होती है। अभी हम ब्रेक में वैसे ये सारी रैगिंग के हवाले से बात कर रहे थे, क्योंकि ब्रिगेडियर साहब बता के गए तो बड़े ज़बरदस्त उबैदुल्ला साहब ने बताया है हमें कि जो नेवी के अंदर जिस वक्त रैगिंग की जाती है तो वो क्या मिक्सचर पिलाया जाता है। क्या वो मिक्सचर आपने भी पिया है? जी मैम, बिल्कुल, वो पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है। जब इनिशियली एज अ कैडेट हम ज्वाइन करते हैं पाकिस्तान नेवी को, तो सिंस स्टार्टिंग ये चीज़ शुरू हो जाती है। सही। जो शुरू की जो जूनियर टर्म्स हैं उनमें आपको इस पार्ट से गुजरना पड़ता है, और फिर जब आप सीनियर हो जाते हैं तो फिर जो आप लोगों को गुजरवाते हैं फिर वो जो जूनियर्स आते हैं आप उनको, है ना, क्योंकि ये एक साइकिल ऐसा चलता आ रहा है कि यही फिर आपको आगे डिसिप्लिन की तरफ लेके जाता है। तो बिल्कुल, ये जिस तरह सर ने भी पहले बताया आपको कि जो भी रैगिंग्स वगैरह का जो सिलसिला था, एंड इट हैज़ इसका एक ऑब्जेक्टिव है जो इन सब लोगों ने बयान किया है कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ये बताइए कि सबमरीनर की लाइफ कितनी टफ होती है, एंड हाउ लॉन्ग डू यू स्टे अंडर वाटर? जिस तरह ब्रेक से पहले वाले सेगमेंट में ब्रिगेडियर हारिस साहब को सियाचिन का बता रहे थे, तो फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि वो सतह समंदर से कह लें आप या सतह ज़मीन से वो हाइट पे हैं और हम उतना ही डेप्थ में जाते हैं पानी के नीचे। तो पानी के नीचे की जो एक ज़िंदगी है वो
मतलब एक न्यू लाइफ है, आप कह लें, एक डिफरेंट लाइफ है। एक कैप्सुलेटेड प्लेटफॉर्म में आप वहाँ पे महीनों गुजारते हैं और बहुत से चैलेंजेस का आपको वहाँ पे सामना करना पड़ता है। सर ने तो बताया आपको कि उनको तो फिर कुछ कम्युनिकेशन के मींस मुयसर हो जाते थे, सबमरीनर को वो भी मुयसर नहीं होते और आपका कोई पीछे रब्ता नहीं होता किसी से। फिर जिस एनवायरनमेंट में आप रह रहे होते हैं कैप्सूल में, उसी में मशीनरी इक्विपमेंट भी आपका ऑपरेट हो रहा होता है, उसकी नॉइजेज़, डिफरेंट गैसेस जनरेट हो रही होती हैं, आप वो इनहेल करते हैं, वो आपकी हेल्थ के ऊपर भी एडवर्स इफ़ेक्ट डालती हैं। और उसके अलावा फिर आप जस्ट इमेजिन करें कि मतलब 60-70 मीटर्स का वो एक प्लेटफॉर्म होता है जिसके ऊपर 60-70 लोग होते हैं। 60-70 जी, तो वो जब इट कम्स टू नंबर ऑफ डेज़, तो वो फिर किस नेचर का वहाँ पे वो सर्वाइवल, आपको आपकी नर्व्स इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप वहाँ पे स्टे कर सकें और प्रोफेशनली अपने टास्क को सर अंजाम दे सकें। बड़ी टफ जॉब है आपकी। फ़ख्र है जी हमें आप सब लोगों पर जो रहते हैं अंडर वाटर्स, इसलिए कि आप हमारी सरहदों की हिफाजत कर सकें। जी उबैदुल्ला साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? दो बातें अगर आप इजाज़त दें तो ये बताऊं कि सबमरीन की लाइफ उन्होंने बहुत कम बताई है। इमेजिन के माचिस की डिबिया में बंदे को बंद करके और पानी में फेंक 40 आदमियों को किसी किस्म का कुछ नज़र ना आए, लिया और फेंक दिया। लाइफ सिचुएशन है, पीस टाइम में भी, वॉर टाइम में इससे भी ज़्यादा। सोते कैसे हैं? मिसाइल जो एक्चुअल हैं फायरिंग करने वाले, उसके ऊपर अवामी ट्रेन का बंक लगा होता है, उस पर आप चढ़ के नहीं जा सकते, ऐसे करके स्लाइड करते हैं, अल्लाह माफ़ करे, जैसे कब्र होती है। और टोटल डिस्टेंस जब आप लेटे हों, आपकी आँख का और आपके ऊपर दूसरे बंक का 6 इंच का है, उसी में सोना है, आपके नीचे मिसाइल है और कोई नहाने धोने की किसी किस्म की कोई फैसिलिटी नहीं है। शेव भी नहीं कर सकते, नहा नहीं सकते, किसी किस्म का पानी नहीं खर्च कर सकते। ये बहुत टफ लाइफ है, और जस्ट टू सर्वाइव अल्लाह ताला ने इंसान को ज़मीन पे पैदा किया, हम उसको डब्बी में बंद करके पानी में डालते हैं और वीक्स एंड मंथ्स सिगरेट नो, बेदिंग नो, खाना कौन सा, सिर्फ टिन फूड। कब तक खाएंगे भाई बीन्स, आप कब तक आप वो खाएंगे? तो तरस जाते हैं कि चावल और रोटी मिल जाए तो समझें आपके मन्ना सलवा आ गया। क्यों जनाब? भाई बहुत ये बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए जानना, हमारे बच्चों के लिए जानना, ताकि पता चले कि जो हमारी फोर्सेस हैं वो कितनी कुर्बानियाँ देती हैं। फाइटर पायलट अकेला डिसीजन ले रहा होता है, क्योंकि एक जैसे ब्रिगेड की कमांड ब्रिगेडियर साहब थे। व्हाट इज अ फाइटर पायलट? फाइटर पायलट का अकेले का रोल अपनी जगह, लेकिन हमारी स्क्वाड्रन्स में ऑर्गेनाइज्ड हैं। राइट। एक स्क्वाड्रन 16 से 20 जहाज़ों की होती है, उसमें उतने ही पायलट होते हैं। उनकी ट्रेनिंग वॉर के, हर स्क्वाड्रन का अपना वॉर रोल है। किसी का बॉम्बिंग का है, किसी का इनलैंड है, किसी का रिकॉनेसेंस का है, किसी का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का है, तो उसके हिसाब से ट्रेनिंग होती है। लेकिन वो जो मैं बात उनसे कह रहा था कि फाइटर पायलट बॉर्डर को अकेला क्रॉस करता है, ही इज़ ऑल बाय हिमसेल्फ। बिल्कुल। उसमें नेविगेशन है, उसमें सर्वाइवल है, उसमें वेपन सिलेक्शन है, अटैक पे उनकी सही सिलेक्शन होनी चाहिए, ताकि आप गए इतनी दूर तो वो गलत स्विचेस की वजह से आप बॉम्ब नहीं फेंक सके वहाँ पे, तो आपने ख़तरा बगैर उसके लिया। दूसरा ये कहा जाता है कि फाइटर पायलट पे जितनी गोलियाँ एक मिशन में फायर होती हैं, एक पूरी बटालियन पे पूरी जंग में नहीं होती उतनी। सो दैट इज़ काइंड ऑफ रिस्क। और फाइटर पायलट का और सबमरीन का, जैसे ये बता रहे थे, वॉर में भी सिर्फ फ़र्क ये होता है कि दुश्मन आप पे फायर नहीं कर रहा, वरना मिशन इज़ इक्वली डिमांडिंग, इक्वली डिफ़िकल्ट, सारा वो है। तो उसमें हर टाइप का जहाज़, F-16 का रोल और है, JF-17 का और है, मिराजेस का और है। तो हर जहाज़ को उसके हिसाब से एयर हेडक्वार्टर ने वॉर रोल दिया हुआ है कि जंग में तुम फलां जगह पे होगे और तुमने ये 4-6 टारगेट्स तुम्हारे हैं, प्लस एयर डिफेंस तो हर स्क्वाड्रन का ज़िम्मा है। आपने अपनी जगह को तो हर स्क्वाड्रन ने अपना बचाना है। और ट्रेनिंग बहुत टफ है। अब मैं आपको ये मिसाल देता हूँ, देखिए हमने हमारे स्कूल के 100 बच्चे थे, उनमें से 22 सेलेक्ट हुए। 22 में से जब हमने ग्रेजुएट किया हम 14 थे। एट माई रैंक वी वर लेफ्ट विद 4 पीपल। इतनी टफ एक तो ट्रेनिंग है और फिर उसमें एलिमिनेशन है। ओके। फॉर एवरी रैंक यू हैव टू प्रूव दैट यू आर गुड फॉर दिस रैंक, यू आर गुड फॉर द नेक्स्ट रैंक। तो हमें तो मतलब फाइटर फ्लाइंग में हमारा कॉम्बैट कमांडर स्कूल है,
इवन एज ए विंग कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल के बराबर होता है, दे कैन टेल यू कि नहीं यू आर नॉट गुड इनफ, आप किसी और तरफ जाएं। तो ये इट इज़ ए गुड थिंग बिकॉज आपकी वो एलिमिनेशन होती रहती है एंड दैट थ्रेट टू सर्वाइव, वो फाइटर पायलट का 24 घंटे आपके सर पे रहता है। यू हैव टू बी गुड, मतलब और जो छोटे हैं उनको आप, द गुड थिंग इज़ कि हमारी हर स्क्वाड में देयर हैज़ बीन रफ़ीकी, देयर हैज़ बीन एन MM आलम, देयर हैज़ बीन स्क्वाड्रन इकबाल, देयर हैज़ बीन समबडी, उसकी फ़ोटो लगी हुई है एंड यू ड्राइव मोटिवेशन फ्रॉम दोज पीपल। ये उनकी कमाई हुई इज़्ज़त है जो हम आज तक इस्तेमाल कर रहे हैं एंड वो जज्बा कंटिन्यू करता है। सही। 65 वॉर के हवाले से आपने पहले एक सवाल पूछा था, आई विल से दैट वाज ए फ्रेंडली वॉर, इट वाज नॉट ए वॉर लाइक वॉर। यानी आप उसको वैसी जंग नहीं समझते? मैं आपको बताता हूँ ना वाकई हमारे नूर खान साहब चीफ थे, नूर खान साहब, असगर खान और इंडियन एयर चीफ, उनका अभी कोई 4-5 साल पहले डेथ हुई है, अर्जुन सिंह, ये बिकेम मार्शल ऑफ द एयर फोर्स। ये सारे कुलीग्स थे, इनकी ट्रेनिंग इकट्ठी हुई थी प्री पार्टीशन। अच्छा। हमने एक जहाज़ गिराया इंडिया का सरगोदा के पास, फ्लाइट लेफ्टिनेंट किरियापा उसका नाम था, उसका बाप सर्विंग जनरल था इंडियन आर्मी में। उसने अर्जुन सिंह को रिंग किया, उसने कहा यार वो मेरा पुत्र उत्थे डिग पिया ते नूर खान को फ़ोन कर, उसका ख्याल रखे। ड्यूरिंग वॉर अर्जुन सिंह ने नूर खान को फ़ोन किया कि यार वो साढ़े यार का एक पुत्र तुसी फड़ लिया, उसका ख्याल रखना। एंड द गुड थिंग वाज कि हमने ख्याल रखा उसका। Really? उसका ख्याल रखा, ऑलराइट विल लुक आफ्टर हिम। तो दिसंबर में, मतलब जंग ख़त्म हो गई थी 23 सितंबर को, दिसंबर में अर्जुन सिंह साहब अपना जहाज़ लेके एयर हेडक्वार्टर पेशावर आए, मेहमान बने नूर खान के, वहाँ रुके, सारे PSO से, एयरफोर्स के अफसरों से मुलाकात हुई, बड़ी फ्रेंडली गपशप लगी और जाते हुए अपने POWs को वापस ले गए। तो दिस वाज 65 वॉर। अब ऐसी जंग नहीं होगी बिकॉज एक तो ये वाला रिलेशन नहीं है हमारा किसी इंडियंस के साथ। दूसरा, अब वेपन्स बड़े आ गए डेडली, क्या वेपन कहाँ गिरे आके नोबडी कैन गेस। पहले जंग 100 साल से पहले जंग होती थी, आर्मी टू आर्मी फाइट होती थी, एयरफोर्स आ गई, एयरफोर्स जो है ना वो 100 मील और आगे ले गई। अब नेवल वॉरफेयर के साथ आपका कोई गांव, कोई बंदा महफूज नहीं है, उसको नज़र नहीं आएगा प्लेटफॉर्म और वो हिट हो जाएगा। तो दिस इज़ द डेडली वेपन। और अब दूसरा ये है कि आर्म फोर्सेस का रोल अब जो है ना, मेरे हिसाब से, लॉट ऑफ पीपल मे नॉट एग्री, जंग आपको आर्मी नहीं जितवाएगी ना हरवाएगी, आर्मी हैव बिकम इररेलेवेंट टुडे। अब आपको जंग एयरफोर्स और नेवी जितवाएगी। हाउ वेल डज द नेवी परफॉर्म, हाउ वेल डज द एयरफोर्स। जिस मुल्क की अच्छी कर गई वो मुल्क जंग जीतेगा, बिकॉज ये दो डेडली फोर्सेस हैं। आप गल्फ वॉर ले लें 91 की, 2003 की, सही। आर्मी के लिए 2 टर्म्स यूज़ हुई हैं, स्वीपर रोल ऑन बूट्स ऑन ग्राउंड। जब एयर एलिमेंट, नेवल एलिमेंट वहाँ पहुँच के वो तबाही मचा देता है ना, फिर कहते हैं फौजियों को जाओ भाई तुम जरा जगह पे काबू करो। एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक से वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे और लांस नायक इस्लाम काशिफ ज़ुबैरी शहीद के जो घर वाले हमारे साथ मौजूद हैं, जानेंगे कि लांस नायक इस्लाम काशिफ कैसे भाई थे और उनकी शहादत के वक्त या शहादत के बाद उनकी फैमिली क्या फील करती है। लेट्स टेक अ ब्रेक। महफिल से रुख गुलशन का महकाते हैं, साबित कदमों यौम दिफा का खुसूसी प्रोग्राम आप देख रहे हैं, जुर्रतों के निशान, और बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है। न सिर्फ हम ये जान रहे हैं कि अफवाज पाकिस्तान में जब आप इंडक्ट होते हैं तो किस किस्म की ट्रेनिंग होती है, बल्कि जो स्पेसिफिक रोल्स हैं, चाहे वो एक सबमरीनर का हो, पाकिस्तान नेवी कितनी हमारी इक्विप्ड है और कैसी ज़िंदगी हमारे ये सबमरीनर्स गुजारते हैं, ये भी हमने जाना। फाइटर पायलट की ज़िंदगी कितनी टफ़ होती है, किस किस्म के डिसीशंस लिए जाते हैं, हमारे जो ट्रूप्स होते हैं जब वो जिस तरह से जिक्र करके गए, जो सियाचिन का जिक्र हम कभी नहीं भूल सकते कि किस तरह की ज़िंदगी वहाँ गुजारते हैं। इन तमाम चीज़ों को आज डिस्कस करने का मकसद यही है कि जब हम दिफा का जिक्र करें और कहें कि आज हम यौम दिफा मना रहे हैं, तो ये बात पूरी दुनिया जानती है कि अफवाज पाकिस्तान किसी भी फ़ौज से कम नहीं,
हम नंबर्स में कम ज़रूर हो सकते हैं, जज्बे में नहीं, ट्रेनिंग में नहीं, अपनी सलाहियत में नहीं। इसीलिए सलाम पेश कर रहे हैं आज अपनी अफवाज पाकिस्तान को, अपने शहदा को। और जब हम शहीदों का जिक्र करें तो हमारे साथ फैमिली मौजूद है। लांस नायक इस्लाम काशिफ ज़ुबैरी शहीद की स्वात ऑपरेशन 2010 में जाम शहादत इन्होंने नोश फरमाया। इस्लाम सुहेल इनके भाई और शहनाज ज़ुबैरी इनकी बहन हमारे साथ इस वक्त तशरीफ़ फरमा है। बेहद शुक्रिया कि आप वक्त निकाल कर आज की नशिस्त में शरीक हैं। कुछ बताइए अपने भाई के बारे में, किस तरह से आर्मी ज्वाइन की और स्वात ऑपरेशन में जब वो चले गए, तैनात हो गए थे, तो आपकी मुलाकात आखिरी कब हुई थी उनसे? हमारी आखिरी मुलाकात जब हुई थी, जब वो छुट्टी लेके आए थे, जो आर्मी में पी लीफ होती है ना, सी लीफ लेके आए थे 20 दिन की छुट्टी, तो बस उसमें मुलाकात हुई थी। यानी कि 12 साल उन्होंने आर्मी में सर्विस की, बहुत कम मुलाकातें उनसे यानी कि हो पाएंगी। आपसे बड़े थे? जी, मुझसे बड़े थे। यही है कि कॉलेज ख़त्म करने के बाद फिर वो आर्मी में चले गए थे, फिर उसके बाद वो सियाचिन में रहे। अच्छा, सियाचिन में भी? सियाचिन में भी रहे, फिर यूएनओ की तरफ से बाहर गए थे, 1.5 साल वहाँ गुजारा यूएनओ में। फिर उसके बाद जो है फिर ये बॉर्डरों पे रहे, यानी समझो बहुत कम आते थे। बहुत कम आते थे, लेकिन उन्होंने हम सब का सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद किया, और ख़ुसूसन आपकी फ़ैमिली के लिए ये बहुत बड़ी बात है। आप बताइए शहनाज, आपके बड़े भाई? नहीं, मुझसे बड़े थे, मैं छोटी थी उनसे, छोटी बहन उनकी। तो कुछ उनके बारे में बताइए, कैसे भाई थे? मैं उनकी चहेती थी। अच्छा। बहुत लाडली, मतलब बहुत प्यार करते थे मुझसे वो। और ये था कि जब भी छुट्टियों पे आते थे तो बस मेरे साथ ही, मतलब कहीं बाहर जाना, पिकनिक का प्रोग्राम वगैरह। मतलब हमारी फैमिली में जब भी वो आते थे तो ईद का एक समा होता था, क्योंकि 4 या 5 मंथ बाद उनको मतलब लीव मिलती थी, छुट्टी ना, तो इस वजह से। तो जिस वक्त उन्होंने जाम शहादत नोश किया और आप लोगों को पता चला, ज़ाहिर है इनिशियली अपना प्यारा जब जाता है तो ये कहना गलत होगा कि किसी को बुरा नहीं लगता या कोई अफसोस नहीं करता, लेकिन ये जो शहादत का जज्बा है और जिस तरह से फिर सबका रवैया आपकी पूरी फैमिली की तरफ हो जाता है, वो कितना मुख्तलिफ है? फ़क्र होता है मैम कि शहीद की फैमिली है हम लोग। माशाअल्लाह। यानी कि बस एक फ़क्र होता है, कहीं बाहर निकलते हैं तो रिलेटिव होते हैं, एरिया वाले होते हैं, हाँ बोलते हैं हाँ ये शहीद की फैमिली है, इनके भाई ने वतन के लिए जान दी है, ये होते हैं। और बस ये है कि उनको पाकिस्तान से और यूएस से बहुत मोहब्बत थी, प्यार था। कभी उन्होंने शहादत का जिक्र किया था कि वो ये चाहते हैं कि उन्हें शहादत नसीब हो? जी बिल्कुल, जब वो आर्मी ज्वाइन कर रहे थे, हैदराबाद सेंटर में जा रहे थे। अच्छा। जब भी उन्होंने बस यही कहा था कि वो मैं शहीद हो जाऊँ, मैं तो अल्लाह से ही दुआ है कि अल्लाह पाकिस्तान की खातिर अल्लाह की राह में जो है शहीद हो जाऊँ, यही ख्वाहिश है बस हमें। सलाम है तमाम शोधा को, बहुत शुक्रिया कि आप आए और आपने ये मोमेंट्स शेयर किए हमारे साथ। और क्योंकि हमारे आखिरी ये मिनट्स हैं और प्रोग्राम क्लोज़ करने का मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा, लेकिन मैं चाहूँगी कि फ़ातिमा हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि इनकी रैगिंग हमें सुननी है, कि क्या ख़वातीन भी गुजरती हैं चाहे वो किसी भी ब्रांच से हो? बिल्कुल ऐसा ही है। हमारी ट्रेनिंग जो है वो सेम स्टैंडर्ड पे होती है जिस तरह मेल कैडेट्स की जाती है, और इसका रीज़न ये है कि पाकिस्तान एयरफोर्स अपना मेरिट और स्टैंडर्ड मेंटेन करती है, तो डिसिप्लिन के मामले में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती। तो मेल कैडेट्स हों या फीमेल कैडेट्स हों, सेम ट्रेनिंग दी जाती है और सेम रिगिंग से गुजार के, सेम रगड़ा से गुजार के। और पनिशमेंट में भी कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे जिक्र कर रहे थे, हमें भी बाज़ दफ़ा ऐसा होता था कि 1-2 रोज़ बाद पता चलता था कि जो परसों हमें कलेक्टिव पनिशमेंट मिली थी तो वो क्यों मिली थी। अच्छा। तो किसी एक ने किया होता था और हम फिर सब पनिशमेंट ले लेते थे, और 2-3 दिन बाद हमें जाके पता चलता था कि दिस वाज द रीज़न। तो बट अब हम जब याद करते हैं तो वो बहुत ब्यूटीफुल मेमोरीज़ हैं हमारी ट्रेनिंग की, और उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है हमारी जो भी सर्विसेज हम डिलीवर कर रहे हैं। कोऑर्डिनेटर फातिमा, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। पैराट्रूपर हैं ये, विंग देख लें आप, इन पे लगा हुआ है। अच्छा, एयर जंप्स किए हुए इन्होंने। जी, मैं फर्स्ट पैराट्रूपर हूँ पाकिस्तान की। भाई ये तो बता ही नहीं रही, जो इतनी खूबियां हैं वो नहीं बताई। मैं इसीलिए बता रहा हूँ, वो नहीं बता रही। जबरदस्त, ये तो बहुत ही मैं कहूँगी जिगर का काम है भाई। सही बात। We are proud of you. Thank you very much. The nation is proud of you. Thank you so much for being with us. Thank you very much. आखिरी अल्फाज सर आपसे चाहूँगी, क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तानी कौम को? मैं यहाँ बैठा था, सारी बातें सुनी, आपके टेलीविज़न पे एक गाना लगा हुआ था, मिली नगमा, बस वही मैं कहना चाहूँगा। मौज बढ़े या आंधी आए, दिया जलाए रखना है, घर की खातिर 100 जुग झेले,
घर तो आखिर अपना। बिल्कुल। वी ऑल हैव टू वर्क टुगेदर फॉर द कंट्री। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, और आपने बहुत अच्छे मोमेंट्स हमारे साथ शेयर किए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप क्या कहना चाहेंगे नासिर? मैम, मैं सिर्फ इस प्रोग्राम के तवसत से यही कहना चाहूँगा कि इकबाल का जो शेर है उसका मिसरा है कि हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। तो इट्स नॉट ओनली आर्म्ड फोर्सेस जो कि पाकिस्तान के लिए काम कर रही हैं, तो हर फर्द के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने अपने पास्ट को मद्देनज़र रखते हुए, अपने शहदा के जो उन्होंने खून का नजराना दिया है उसको उन्होंने मद्देनज़र रखते हुए काम करना है और आगे से आगे लेके जाना है इस मुल्क को। तो ये सब पे इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल आपने सही कहा। थैंक यू सो मच। जी आबिद राव साहब। देखिए, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि हम सिर्फ साल में एक दिन ही डिफेंस डे मनाते हैं। पाकिस्तान का डिफेंस सिर्फ आर्म फोर्सेस के पास नहीं है। नेशन बिल्डिंग हमें करनी है, उसमें हर फर्द का, जैसे ये कह रहे हैं, वो भी है अपनी जगह, और डिफेंस पाकिस्तान का एजुकेशन में भी है, डिफेंस पाकिस्तान का हेल्थ में भी है, गवर्नेंस में भी है, ऑनेस्ट लीडरशिप में भी है, सारा कुछ है। फाइनली इन्होंने इकबाल का शेर कहा ना, तो मैं वो कहूँगा कि तकदीर के काजी का ये फतवा है अज़ल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। यू बी स्ट्रॉन्ग, किसी को ज़रूरत नहीं होगी आपकी तरफ देखने की। और जैसे कौमी तराना इन्होंने कहा, 65 वॉर का एक बहुत अच्छा तराना, वो आर्म फोर्सेस स्पेसिफिक था, सूफी तबस्सुम का, ए पुत्र हटाते नहीं लिखते। ये था बड़ी गाड़ी पंजाबी में, सारी कौम इसको नहीं समझती, काश को इसका अप्रोप्रिएट तर्जुमा करके टीवी पे कुछ सुना दे। ये एग्जैक्टली आपने बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि जब ये इस गाने का कभी जिक्र हमारी फैमिली में हुआ तो आई हैव सीन माय मदर क्राइंग बिकॉज़ शी विटनेस्ड। हाँ, ये है वो राह हक के शहीदों। हाँ। मतलब ये मैं नहीं समझता जिसने 65 वॉर का सोचा है, देखा है, फील किया, उसकी आंख में आंसू ना आए। सही क्या है। आप सब की अज़मत को सलाम पेश करते हैं। मेरे ख़्याल से मेरे पास वो अल्फाज ही नहीं कि हम उस तरह से खराज पेश कर सकें, ना सिर्फ अपने शोहदा को, अपने गाजियों को, अपने करंट जो ऑफिसर सर्व कर रहे हैं उनको, जो रिटायर्ड हो गए उनको। बस सिर्फ इतना कहूँगी कि ये जो जज्बा है, जो काम ये कर गुज़रे हैं, जो काम ये कर रहे हैं, ये वाकई फ़ख्र के काबिल है। लेकिन आखिरी बात जो मेरे तमाम मोहतरम मेहमान समझते हैं वो बिल्कुल ठीक कही कि नेशन बिल्डिंग बड़ी इम्पॉर्टेंट है। हमें एक होना है, हमें एक कौम होना है, एक अच्छी कौम होना है। और हमारा डिफेंस ना सिर्फ अफवाज पाकिस्तान के पास है, बल्कि एजुकेशन भी हमारा डिफेंस है, प्रोग्रेसिव होना भी हमारा डिफेंस है, हेल्थ हमारा डिफेंस है। यानी जब नेशन बिल्डिंग होती है तो आप ऐसी कौम बन जाते हैं कि उसके बाद दुश्मन भी आपकी तरफ जब आंख उठाता है तो वो 100 बार सोचना चाहिए। इसीलिए कहते हैं इकोनॉमी तो मेरे ख्याल से आजकल दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज। तेरी रूह वतन में है, तेरी जान सबके बदन में है। तू शहीद है हमें देख ले, के फलक शगाफ है हौसले। नहीं कोई तुझसा यहाँ मगर, यहाँ कोई तुझसे जुदा नहीं। ऐ शहीद पाक है फख्र दी, तुझे मरहबा, तुझे आफरी। हुए माँ के अश्क ज़मीं का नम, नहीं बाप को भी ज़या का गम। लिए आंचलों से बने अलम, तेरे भाई सब चले दम बदम। तेरी हमनशी ये दुआ करे, बने पिस्र बाप के जानशी। नहीं कोई तुझसा यहाँ मगर, यहाँ कोई तुझसे जुदा नहीं। ऐ शहीद पाक है फख्र दी, तुझे
तुझे मरहबा तुझे आफरी। मेरी पाक फौज के सब सफर जो तेरी तरह से ही है निडर, तेरे बज़्म और रज़्म के हम सफर, तेरे हम नफस तेरे चारागर, तेरे घर के आज है पासबां, तेरे प्यारे उनसे परे नहीं। नहीं कोई तुझसा यहाँ मगर यहाँ कोई तुझसे जुदा नहीं। ऐ शहीद पाक ऐ फख्र दी तुझे मरहबा तुझे आफरी। करे परवरिश जो शहीद की हमें उन घरानों पे नाज है। ये सपाह कितनी